हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और रियल मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस पे आपका स्वागत है एंड आप बहुत बहुत सीखने वाले इस फेस टू फेस से। अगर आप पहली बार मेरे सीरीज से जुड़े हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। सही लर्निंग सही लोगों से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन 140 फेस टू फेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, तो कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो आप अगर पहली बार जुड़े तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सारे वीडियोस को देखिएगा। दोस्तों, आज एक स्पेशल डिस्कशन होने वाला है। आज मैं आपको बहुत मैक्रो पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ। एक 10,000 फीट फीट से व्यू बनाएंगे ग्लोबल मार्केट्स का, फिर नीचे आएंगे 5,000 फीट में, फिर नीचे आएंगे 1,000 फीट में और फिर नीचे आएंगे 10 फीट में। मतलब इतना 360 डिग्री डिस्कशन होने वाला है कि आप 100% इसमें वैल्यू देखेंगे और लंबा टनेगा एज यूजुअल। तो लास्ट तक रुकिएगा बिकॉज वैल्यू लास्ट तक ही पूरी तरीके से मिलेगा। सो फॉर दिस फेस टू फेस है हमारे गेस्ट यूएस से, बट मैंने बोला कि मैं हिंदी में बात करूंगा, चाहे आप यूएस में हो या कहीं पर भी हो, मुझे तो हिंदी में चाहिए। एंड ऑब्वियसली वी विल ऐड ट्रांसक्रिप्ट बिलो दिस हिंदी कॉन्वर्जेशन। सो लेट मी वेलकम माय गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस, अनुराग सिंह। हेलो अनुराग। Hi Vivek, shukriya. Thank you for the kind words and generous introduction. Right, तो कोशिश यही रहेगी कि विवेक इसको ब्रीफ रखें और काम की बातें करें ताकि लोगों को एक ग्लोबल व्यू भी मिले, इंडियन मार्केट्स का व्यू भी मिले और थोड़ी डिफरेंट इस किस्म की बातें हों जो कि जनरली रूटीन बातें चैनल पे डिस्कस नहीं की जाती हैं। आई थिंक मुझे भी फीडबैक वही मिलता है कि आप जब कुछ पॉइंट्स बताते हैं तो वो हमने जनरली एक्सपर्ट से नहीं सुने होते हैं। एंड जब मैंने लिखना शुरू किया तो वही मुझे भी फीडबैक मिला, फिर मैं उसको और करता चला गया बिकॉज आई एम लिटिल बॉर्डर लाइन पॉलिटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट से मैं कॉन्स्टेंटली फ्लर्ट करता रहता हूँ। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आजकल ये जमाना है कि जो बातें बहुत जनरली नहीं कही जाती हैं वो कही जाए और उनपे भी डिस्कशन और इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। देखिए राइट, नहीं तो कुछ नया नहीं सीखते हम, तो डिबेट होना बहुत जरूरी है विवेक। सो शुक्रिया, आपका चैनल बहुत पॉपुलर है और आई थिंक थैंक्स फॉर दिस ऑनर रियली एंड आई लव दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच अनुराग। तो मैं पहली बार आपको सुना था, आप किसी बिजनेस न्यूज चैनल में आप अपना ओपिनियन दे रहे थे रिगार्डिंग द होल पॉलिटिक्स बिहाइंड फेड एंड मनी प्रिंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था वो आपका चर्चा। तो आई जस्ट थॉट कि आपने छोटे से टाइम में कितना कुछ कह डाला, तो एक लंबा टाइम अगर मिल जाए तो आपके अंदर में बहुत कुछ है जो मैं निकाल सकता हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्वर्जेशन. I think we are going to divide this conversation into 4 clusters. But uske pehle, I'm going to talk about you. You have such a nice Hindi. तो आप तो है तो इंडिया से ही, तो how have you reached there और आप क्या कर रहे हैं? Everything about you we want to know. So शुक्रिया। सो विवेक, आई थिंक एक तो ये मैं बड़ा एम्बेरस्ड हो जाता हूँ अगर ये मुझे कोई जनरल सेलिब्रिटी टाइप के सवाल आते हैं ना, तो ये आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूज्ड टू, मैं इसका आदी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सेलिब्रिटी से लोग सवाल पूछते हैं, तो मेरे को वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये हमें क्यों जानना है। बट आई थिंक एक बैकग्राउंड हर इंसान की पता होनी चाहिए। तो आई थिंक देखो विवेक, हिंदी तो अच्छी इसलिए है क्योंकि करीब 30-35 साल हिंदुस्तान में गुजारे हैं, राइट। तो पिछले 6-7 साल से यूएस में है, तो आई थिंक उस दौरान आई थिंक सारा ब्रॉटअप तो हिंदुस्तान में ही हुआ है और सब कुछ जो सीखा है वो वहीं पे सीखा है। तो विवेक, देखिए बड़ा क्विकली मैंने अपना जर्नी शुरू किया, एसबीआई कार्ड्स करके कंपनी है। अब तो खैर देखिए बहुत चर्चित है, सबको पता है, लेकिन ये अर्ली 2000 में शुरू किया मैंने, जब जस्ट आफ्टर एमबीए इट वो जी कंपनी थी उस टाइम पे। तो हमने जब ज्वाइन किया तो हमें वो जी कैपिटल करके ज्वाइन हमने किया। बाद में वो उसका एक जॉइंट वेंचर और ये लीगैलिटीज हमें पता लगी, लेकिन देखिए उस समय पे कंपनीज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह से रन होती थी। इट वाज अ जीई कंपनी। तो बेसिक्स वहां पे कार्ड इंडस्ट्री का सीखा, मैं तकरीबन 2 साल वहां पर रहा एंड आई थिंक एक्सटेंसिवली
क्रेडिट, मार्केटिंग रिस्क, कैसे बिजनेस होता है मार्केट में। और उस समय पे एक बड़ा इंडियन मार्केट में बड़ा उछाल था। देखिए 2002 से 2008 का पीरियड जिसको कहते हैं कि वो दोबारा नहीं आया मार्केट्स में, राइट। तो एक क्रेडिट बूम और एंड एवरीथिंग, इवन टेलीकॉम, इंफ्रा, सब कुछ हो रहा था, राइट। हिंदुस्तान के सब कुछ सही हो रहा था। काफी चीजें अभी भी हैं, बट उस पे आते हैं। तो ब्रॉडली वो मेरा बैकग्राउंड था। वहां से फिर मैंने सिटी बैंक मूव किया। वहां पर लोन्स एंड बैलेंस शीट, हमें लोन्स करने और बैलेंस शीट खंगालना और किस तरह से लोन देने से पहले एसएमईज के इंटरव्यू करना। तो विवेक वहां से फिर वहां डाइवर्जन हुआ कि कैसे आप, देखिए पैसा देना बहुत आसान है, लेकिन वो ये हमने सीखा कि सबसे बड़ी बात लेंडिंग कंपनी के लिए ये होती है कि पैसा वापस भी आना चाहिए। नहीं तो देने में तो आप बिजनेस तुरंत ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वही जो 2008 में लोगों ने रियलाइज किया और काफी बैंक्स ने भी रियलाइज किया, एनबीएफसी ने रियलाइज किया कि देखिए वो लेंडिंग में ग्रो करना एक पॉइंट पे बहुत आसान होता है, लेकिन जिसको बोलते हैं प्रॉफिट्स आर फ्रंट एंडेड बट लॉसेस रियली हिट बैक लेटर, तो वो ज्यादा नहीं हो और वही रियली सर्वाइव करता है। तो वो बेसिक सीखे। उसके बाद मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मूव किया और तकरीबन उनके साथ मैं 5 साल रहा। तो वहां पर मैंने विवेक वो इन्वेस्टिंग एंड मार्केट्स और किस तरह से वो उस समय पे पीक में जो मार्केट्स में उछाल चल रहा था वो भी देखा, जो 38% रिटर्न ईयर ऑन ईयर 5 साल तक चले हिंदुस्तान मार्केट के, राइट। और उसके बाद जो मार पड़ी 2008-9 में, 10-11 में, और जो श्रिंक हुआ मार्केट, राइट, तो वो सारा सेंटिमेंट्स बड़ा समझ में आया विवेक उससे। तो आई थिंक ये ब्रॉडली इस तरह से एक तरह से मल्टीपल स्किल सेट्स मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐड हुए, जो मैं उनको आई थिंक काफी वैल्यू करता हूँ। उसमें आपका फ्रंट एंड भी है, उसमें बैक एंड भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है। तो ये एक तरह से आई वुड से बड़ा एनरिचिंग जर्नी रही मेरे लिए विवेक। उसके बाद मैंने विवेक एक शिफ्ट लिया। आई जॉइंड वन ऑफ दीज यूजुअल सस्पेक्ट्स because of non-disclosure agreements. I won't name the company, but I, that was my route to an insurance sector में बड़ा एक बहुत मंदी आ गई थी। मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ, and then it was looking very dismal for the Indian market. In hindsight, if we look back and see, the industry has only grown 4% year on year CAGR between 2011 and 2020. So in that sense, I was not wrong, and then I realized that it's just kind of really not working, and I had different ideas. So then I joined that company, and then from India, that company took me to US. Eventually, उस इंडस्ट्री में काम करते हुए क्लाइंट से मेरी बात हुई विवेक, and I realized that he was kind of always talking millions, right? उसके लिए कुछ भी बात करें, किसी भी किसी को आपने प्लेस कराना है, he always is in the need of people कि यार मुझे ये स्किल सेट का पर्सन चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए. And then money is kind of not an issue with him. So when I just kind of met him and sat out, then I realized he manages a huge private equity fund. And that's when, I kind of, started on and joined that bandwagon with him that, look, I really want to, I have this background, but I really want to intensely learn this, in and out. And so वो जो फिर मैंने उसके साथ 3-4 साल लगाए विवेक, I think that was very extensive in learning for me in terms of, he used to invest in private equity, he used to invest in funds and all of that. I think that kind of added to what I did not have, especially from a US perspective, Vivek. और उसके बाद फिर मैंने I think alongside, there was a set of investors. वो अपना प्राइवेट इक्विटी को फोकस करके अपना एक जो उसके पास में फंड्स थे, लॉन्ग टर्म हेज फंड्स थे, वो उसको सेपरेट आउट करना चाहता था. मैंने उसको टेक ओवर किया एंड आई फाउंडेड एनसेट कैपिटल, एंड दैट्स द कंपनी दैट आई हैव बीन रनिंग फॉर द लास्ट 5 years. हमारा छोटे एसेट्स हैं, अबाउट तकरीबन 45 से 50 मिलियन के एसेट्स है विवेक, बट वी हैव डन वेरी वेल, स्पेशली इन द लास्ट 2 years. वी हैव रियली ग्रोन ट्रेमेंडसली. सो विवेक, ये ब्रॉडली एक छोटा सा जर्नी है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट इसमें बस एम्फेसाइज मैं यही करूंगा कि एक पैशन है और लर्निंग आप कॉन्स्टेंटली करते रहे और नए चीजों में कूदते रहे तो आपको लर्निंग मिलती है, और अच्छे लोगों से एसोसिएट रहे हमेशा. विवेक, ये जरूर देखा है कि एनर्जी अच्छे लोगों के साथ काम करने से आती है. हमेशा मनी नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं. और आई थिंक मैं ही नहीं, अब काफी लोग ये कहते हैं, बट मैंने इसको होते हुए देखा है विवेक. सो ब्रॉडली दिस इज द हाई लेवल विवेक अबाउट मी. सही है. सो ऑलरेडी पर्ल्स ऑफ विजडम्स आर फ्लोइंग इन. तो ये तो पहला लर्निंग हो गया कि अच्छे लोगों के साथ में काम करिए, पैसा मत देखिए. दैट्स अ ग्रेट लर्निंग. तो अब चलते हैं हमारे जो डीप डाइव डिस्कशन है. आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहले 10,000 फीट व्यू बनाते हैं ग्लोबली
और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है कि अल्टीमेटली सब चीजें समझ में यही आती है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में भी पॉलिटिक्स है। तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव एक हम लोग को पिक्चर क्लियर करिए, बिकॉज इंडिया में जो डीप रूटेड लेवल पे टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो हमको ये नहीं समझ में आता है, लोग बोल देते हैं यूएस में ये हो रहा है, मनी प्रिंट हो गया, उसका ये इम्पैक्ट हो रहा है, क्रूड ऑयल में ये हो रहा है। तो ये जो ब्रॉडर एक पिक्चर है ना, ये हमारे लिए एक ड्रॉ कीजिए प्लीज। सो विवेक, वो मुझे ध्यान है, मुझे और भी काफी कमेंट्स उस पे मिले थे। एक्चुअली मैंने लेनिन का एक कोट यूज किया था, और बिफोर ऐसे लोग मुझे एसोसिएट ना कर दें कि ये तो कम्युनिस्ट है। देखिए, हर इंसान से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। एक इंसान ने रेवोल्यूशन लाया था, उसकी कुछ बातें काम की थी। एटलीस्ट बुरी बातों को समझ के ये होना चाहिए कि ये हम रिपीट ना करें, और ये हर देश के लिए भी कामयाब है ये पॉइंट। और जो अच्छी पॉइंट है वो देखिए वो समझने होंगे। उसने कहा था कि पॉलिटिक्स इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब ये था कि हर पॉलिटिकल मूव के पीछे इकोनॉमिक्स ही छुपी हुई है। वो इकोनॉमिक्स के दायरे में ही, कोर में पॉलिटिक्स बैठी है, वो उसके बाहर नहीं है। तो जो भी देश या हम कोई भी स्टेप लेते हैं पॉलिटिकली, उसके सबके अराउंड इकोनॉमिक्स है, उसके कोर पे इकोनॉमिक्स है। वो देखिए, वो विवेक, एक व्यू ये होता है कि हम ना बहुत बार एक बड़ा कंट्रीज को जेनेरिक करके देखते हैं कि देखिए यूएस का ये व्यू है, यूके का ये व्यू है। आई थिंक ये पिछले 10-15 सालों से ये कंसेंसस में डाइवर्जेंस आ रहा है हर देश में। और इसका बेहतरीन एग्जांपल यूएस में ऐसे मिलता है कि ये पहले यूएस में बड़ा कंसेंसस ड्रिवन व्यू होता था। प्रेसिडेंट्स भी बड़ा कंसेंसस से इलेक्ट हो जाते थे और ओवरवेलमिंग सपोर्ट होता था। अभी इतना डिवीजन है कि तकरीबन 50-50 पर बैठा है कंट्री। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रंप इलेक्ट हो गया, ओबामा इलेक्ट हो गए, बाइडेन साहब इलेक्ट हो गए, बट हम ये नहीं देखते कि उनका इतना नैरो मार्जिन था विक्ट्री का कि थोड़ा सा स्टेट्स में रीअलाइनमेंट कर दें अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो वो सरकार का आउटकम दूसरा होगा। तो अभी लोग देखेंगे कि ट्रंप साहब को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप स्टेट बाय स्टेट जाएंगे तो आप देखेंगे इतना नैरो डिफरेंस है कि बस तकरीबन 1 लाख लोगों ने सरकारें इधर से उधर की हैं, और उसपे भी देखिए बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। तो आई थिंक हमें इस नजरिए को भी ये समझना होगा कि यूएस का रिएक्शन हमें 2 लिहाज से देखना पड़ेगा कि आजकल हर देश का रिएक्शन हमें पॉलिटिक्स से देखना होता है कि कौन डिस्पेंसेशन पावर में है। जैसे अगर आप इकोनॉमिस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ें तो वो इंडिया को देखते हैं, बट इंडिया को हमेशा मोदी से लिंक करके देखते हैं कि देखिए ये इंडिया का स्टैंड है, लेकिन ये तो मोदी की पॉलिसी है, अभी मोदी गवर्नमेंट ऐसा सोचती है। एंड आई एम श्योर अगर कोई दूसरी सरकार थी जो पहले थी मनमोहन सिंह जी की, और वो व्यू डिफरेंट रहता और वो डिसीजंस भी डिफरेंट रहते। तो आई थिंक इंटरनेशनल प्रेस इस चीज को बहुत क्लियरली समझती है, और इंडियंस को भी अब समझना चाहिए कि हमें कॉन्स्टेंटली, जैसे हम देखते हैं कि हमें तारीफें नहीं, वेट नहीं करना चाहिए कि वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे बारे में पॉजिटिव लिखें, क्योंकि उनका व्यू लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, और लेफ्ट ऑफ द सेंटर है तो उनका अलाइनमेंट मोदी पॉलिटिक्स से नहीं होता है। तो वो कॉन्स्टेंटली क्रिटिक लिखेंगे, बट वी शुड बी ओके विद दैट। एंड आई थिंक ये हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई हमारी बुराई नहीं हो गई है, ये कॉन्स्टेंटली सभी उस किस्म के राइट ऑफ सेंटर लोगों की बुराइयां लिखते हैं। जो यहाँ पर ट्रंप साहब इलेक्ट होते हैं तो वो उनकी भी तारीफें नहीं लिखते हैं, जबकि वो वहीं बाइडेन साहब के लिए थोड़ा मोर जेनरस रहते हैं। वही अगर इंडिया में मनमोहन सिंह जी या कोई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लेफ्ट ऑफ सेंटर रहे, वो वहां पे थोड़ा जेनरस रहते हैं तारीफों में। तो एक ये हो गया। अब इसको ले चलते हैं। देखिए, वो सवाल था कोविड पर और कैसे कोविड हुआ। देखिए, कोविड के पीछे की भी पॉलिटिक्स है। तो आई थिंक जो पॉइंटर्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये थे विवेक के, हमने देखा है कि इसमें जो स्टिमुलस दिया यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा, तो देखिए वो इलेक्शन ईयर था 2020, नवंबर में इलेक्शंस थे। तो ट्रंप साहब ने, कोविड आया उस समय एकदम वर्ल्ड के लिए नया था, तो रिएक्शन देने के लिए ट्रंप साहब को कुछ करना था, तो उन्होंने करीब 2.5 और फिर एक और 3 ट्रिलियन का स्टिमुलस पहले निकाल दिया। देखिए हर एक को चेक्स पहुंच जाएंगे घर में, $1200-1500 के तकरीबन सभी को, टॉप 5% छोड़ के सबको चेक्स मिले हैं। तो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि चलिए सरकार कुछ कर रही है। नहीं तो ये लिबरल पॉलिसीज इतनी ज्यादा यूएस में कभी नहीं थी, और ये क्राइसिस उतना बड़ा भी नहीं था कोविड कंपेयर टू जो अब हम समझ सकते हैं कि देखिए रियल क्राइसिस क्या होता है वॉर के टाइम पे। कोविड वाज बिग, बट ऐसा नहीं था। चलिए बहरहाल जो हुआ वो हुआ। उसके बाद 1 ट्रिलियन उन्होंने 3 ट्रिलियन तब निकाल दिया पहले, और 1 ट्रिलियन दिसंबर में निकाला। वो डेमोक्रेट भी उसके साथ में मिलकर उन्होंने, यहाँ पर
इंपॉर्टेंट पॉइंट है विवेक समझने का कि कोई भी फंडिंग यूएस में सेनेट के एग्रीमेंट से होती है। सेनेट उनका, जैसे हमारा राज्यसभा है, यहाँ पर सेनेट है, वहां पे 100 मेंबर हैं, वहां पर 51 वोट्स चाहिए पास करने के लिए। अगर वो नहीं है तो प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। तो ओबामा 8 साल प्रेसिडेंट रहे, लेकिन 6 साल उनके कोई भी डिसीजन नहीं हो पाए क्योंकि सेनेट में मेजोरिटी रिपब्लिकन्स की थी। तो उनके कोई भी वो जस्ट एक एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकते हैं, बजट के थोड़े डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ही बिकम्स अ लेम डक प्रेसिडेंट। ओके वो तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या हुआ, नवंबर में एक कहानी थोड़ी चेंज हुई। अब नवंबर में बाइडेन साहब इलेक्ट हो गए, जनवरी में उनको चार्ज अज्यूम करना था। अब डेमोक्रेट्स जो हैं, इधर की पॉलिटिक्स विवेक ऐसी है कि रिपब्लिकन्स, जो ट्रंप साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, वो राइट ऑफ सेंटर है। वो बिलीव करती है स्मॉलर गवर्नमेंट, लेस इंटरवेंशन, फ्री बिजनेस, ओपन इकोनॉमिक्स, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, राइट। के देखिए ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी, वेल्थ फैलेगी, सबको फायदा होगा, और गवर्नमेंट को मिनिमम चीजों में रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, फायर, स्कूल, बेसिक एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। इवन एजुकेशन भी यहाँ तो प्राइवेटाइज्ड है। लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो डेमोक्रेट्स हैं, उनका नजरिया इससे एकदम उलट है। वो बिलीव करते हैं बिगर गवर्नमेंट, सोशलिज्म, सोसाइटी इज कंप्लीटली सेबोटाज्ड बाय कैपिटलिस्ट, और बिजनेसेस प्रॉफिट करते हैं, तो गवर्नमेंट का काम है कि हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट बैठे, टैक्सेस ज्यादा करे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करे। तो ये बिल्कुल दिस इज नॉट, ये टोटली एंटी अमेरिकनिज्म दिखता है और है भी। और ओवर द इयर्स क्या हो रहा है कि ये और बढ़ रहा है। तो ये पहले इसमें कंसेंसस था, बट अब ये इतना डाइवर्ज हो रहा है कि कुछ हद तक डेमोक्रेट्स का, और उनका वोट बैंक भी वैसे ही है, तो तकरीबन उनके जितने भी नॉन जिसको बोलते हैं कि हम ब्लैक एंड ब्राउन वोटर्स, वो मोस्टली डेमोक्रेट्स वोट करते हैं। अब कुछ भी हो जाए उनको उधर ही वोट करना है, तकरीबन ऐसा डिवाइडेड है। अगर ऐसा कंट्री डिवाइड हो जाता है तो देखिए पॉलिटिक्स में भी फिर वो दिखता है और इकोनॉमिक्स में भी दिखता है। अब डेमोक्रेट्स आते थे, वो और 2 ट्रिलियन रिलीज करना चाहते थे। अब इसको अगर हम देखें तो फेड की बैलेंस शीट $4 ट्रिलियन पर थी। ये इटसेल्फ एक हाई नंबर है। इकोनॉमी $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी है। इसको उन्होंने कम करना था, बट कोविड आ गया। कोविड में ये बैलेंस शीट बढ़ गई, आज $9 ट्रिलियन पे बैठी है। प्लस गवर्नमेंट का स्टिमुलस, ये जो 4 ट्रिलियन आ चुका था, ये 2 ट्रिलियन और देना चाहते थे। लेकिन इस पर क्या हुआ कि और इसको कॉन्टेक्स्ट में रखे विवेक, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 कंबाइंड में 4.5 ट्रिलियन का स्पेंडिंग हुआ था दोनों में। तो ये 6 ट्रिलियन इतना ज्यादा है, ये वर्ल्ड वॉर 1 टू वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपेंसेस से ज्यादा है इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। तो वो और देना चाहते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक सेनेटर डेमोक्रेट साइड से अड़ गए और उन्होंने कहा कि देखिए हम ये टू मच हो रहा है और ये इसमें इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा कि अब इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये अमेरिका की स्पिरिट के अगेंस्ट है। उन्होंने ब्रेक लगाई नवंबर में, और उस समय ये हुआ कि अब ये पास नहीं होगा। और जब ये क्लियर हुआ करीबन दिसंबर में, उन्होंने ओपन ही प्रेस में आके कह दिया देखिए अब और कोई स्टिमुलस नहीं आएगा जो जनवरी में प्लान किया जा रहा है। आई थिंक वहीं पर ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने इनडायरेक्टली कोविड का उन्होंने सफाया कर दिया। क्यों कर दिया? देखिए क्योंकि गवर्नमेंट तभी तक एक क्राइसिस को प्रॉप करती हैं जब तक वो स्टिमुलस भी दे पाती हैं। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है देने को तो फिर आप क्राइसिस क्रिएट क्यों करोगे? बिकॉज फिर तो फिर लोग कहेंगे कि देखिए एक तो आप क्राइसिस है और आप कुछ दे भी नहीं रहे हो। नवंबर में इनडायरेक्टली 1 सेनेटर जस्ट किल्ड कोविड। उस समय वो क्लियर हो गया मार्केट्स में, काफी लोग जो ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए अब कोविड की क्योस दोबारा नहीं आएगा। और अब देखिए मास्किंग वगैरह सब हट गई है, वो तब हटी है जब केसेस एट ऑल टाइम हाई हैं। तो देखिए, तो एक क्राइसिस के पीछे जो पॉलिटिक्स होती है इसको समझना जरूरी होता है कि कैसे क्या पॉलिटिक्स होती है। दूसरी मैंने आपको बात बताई थी विवेक, फेड के डिसीजन की। अब हम देखते हैं फेड की न्यूट्रलिटी जरूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसका गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन भी जरूरी है। जे पॉवल जो है उनको नॉमिनेट किया था ट्रंप ने, और ये रिपब्लिकन, रजिस्टर्ड रिपब्लिकन है, तो इट इज एज क्लियर एज इट गेट्स, राइट। अब इनका रीनॉमिनेशन ड्यू था नवंबर में, बाइडेन साहब को रीनॉमिनेट करना था। ये कुछ लेफ्ट के कैंडिडेट्स कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अगेन वहां पर भी वो जो सेनेटर है उनका रिजर्वेशन था जो डेमोक्रेट हैं। तो इंडिया की तरह ऐसा नहीं होता कि पार्टी लाइंस पे वोट हो गया, विप जारी हो गया। यहाँ पर सेनेटर्स फ्री हैं, तो वो स्टैंड ले लेते हैं। उन्हीं सेनेटर्स ने कहा कि ये नाम तो क्लियर नहीं होगा। पॉवल साहब के नाम पे सहमति बनी। अल्टीमेटली इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहिए थी, बाइडेन साहब ने इनको रीनॉमिनेट कर दिया। अब ये इन्फ्लेशन इतना बेतहाशा हाई था यूएस में 2021 में, अगर हम आए विवेक,
तो सबको दिख रहा था, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली पॉवेल कह रहे थे ट्रांजिटरी है, बिकॉज देखिए इजी मनी पॉलिसीज थोड़ा वो ड्राइव करना चाहते थे, जो डेमोक्रेट्स का फ्लेवर है कि वो दे वांट टू गिव एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। उन्होंने तब तक चलाया जब तक वो रीनॉमिनेट नहीं हुए। उनका रीनॉमिनेशन आया नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में, और उसके बाद 15 नवंबर की मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि देखिए ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है, इसको भूल जाए, यूएस हैज अ इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। तकरीबन उन्होंने भी वही किया। देखिए अगर वो सीट से ही हट जाएंगे तो फिर वो क्या एक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनको ऑब्जर्वेशन नहीं थी, लेकिन उनका एक्शंस जो है वो थोड़ा पॉलिटिकली गवर्न थे। ऐसा आई मीन इट्स नॉट, आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ले सकते हैं, बट आई थिंक अगर आप फैक्ट्स को प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस नहीं होते। तो आई थिंक ये इसमें नजरिया विवेक शॉर्टकट में ये है कि हमें हर मूव को इस लेंस से देखना चाहिए कि गवर्नमेंट्स के मूव सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं और उसके पीछे इकोनॉमिक्स होती है विवेक। सो ब्रॉडली ये व्यू है, और आई थिंक ये करंट जियोपॉलिटिक्स में भी जब हम बात करेंगे हम देखेंगे यही निकल के आएगा। सही है, तो मैं करंट में जाऊंगा बिकॉज ये रशिया वॉर और ये सब जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो डॉट्स है जिनको मैं कनेक्ट करूंगा आपके साथ में। बट मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, इनफैक्ट काफी पीछे जाता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट 1971, जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड अबॉलिश हुआ था, जब डॉलराइजेशन का एक दौर चला था एंड द डोमिनेंस ऑफ डॉलर। तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक पॉलिटिकल मोटिव था यूएस का कि अपनी करेंसी को बहुत जोर से ग्लोबल बैलेंस शीट्स के अंदर में स्टैब्लिश करना और दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना। थिंग्स लाइक स्विफ्ट एक्सेट्रा विच लिटरली सेज दैट बॉस कुछ भी ट्रांजेक्शन करोगे बड़ा तो तुमको डॉलर के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा उसको कनेक्ट करते हैं, और जो अभी हो रहा है जहां पर चाहे क्रिप्टो है या चाहे रशिया हैज बीन काइंड ऑफ मूव्ड अवे फ्रॉम स्विफ्ट एक्सेट्रा, ये दोनों को कनेक्ट करते हुए फिर अभी जो हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो let's start from 1971 and take it to here. So विवेक देखिए मेरा उस समय का हमारा तजुर्बा वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हर कंट्री को ना फिजिकल ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं ना, कि हमें अपना मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने का फ्रीडम चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि हमारा कितना पैसा सर्कुलेशन में रहे, तो अगर टफ टाइम्स आए तो हम ज्यादा पैसा छाप सकें, और अगर डिफिकल्ट टाइम्स आए और वो इजी आए मनी पॉलिसी ज्यादा इन्फ्लेशन करे तो हम उसको पुल भी कर सके। तो देखिए हमारा इंडियन रुपया आरबीआई के सहारे से ये काम मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई का काम है, फिजिकल का स्पेंडिंग का गवर्नमेंट का काम है। 73 में ऑयल क्राइसिस जब हिट किया तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया। अब इन्फ्लेशन आ गया तो कहीं ना कहीं और उससे फिर रिसेशन भी आ गया। वो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आया कि फिर उससे डिमांड सप्रेस हो गई और इन्फ्लेशन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आ गया जहां पर गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये जो हर डॉलर जो इशू हो रहा है ना उसके पीछे गोल्ड का बैकिंग है, बट गोल्ड तो वर्ल्ड में लिमिटेड है। तो अब वो तो ज्यादा छप नहीं सकता है, और अल्टीमेटली आपको शॉर्ट टर्म में पुश देना है इकोनॉमी को, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी होती है, मतलब ज्यादा पैसे आपको इकोनॉमी में सर्कुलेशन में डालने होते हैं। तो आई थिंक वो उसका रीजन ये भी था विवेक के ये गोल्ड से हटते हैं, क्योंकि वो गोल्ड पे रहते हैं तो फिर क्या होता है कि कोई नया पैसा नहीं बनेगा दुनिया में, जो पैसा है वही रहेगा। और अगर वही रहेगा विवेक तो फिर बहुत सारी चीजें स्टक हो जाती हैं। फिर जो हम क्रेडिट, पूरा दुनिया आज क्रेडिट पे चलती है। क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली वो पैसे को बढ़ा देता है। आप आउट ऑफ नोवेयर पैसा जनरेट कर लेते हैं और उसको आरबीआई जब उसको ये सीआरआर वगैरह इसको बढ़ा देता है तो उसको पुल भी कर लेता है, जिसको लिक्विडिटी हम कहते हैं। पर आम भाषा में बेसिकली ये है कि ये पैसे को इकोनॉमी में बढ़ाना ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए तो लोग खर्च कर दें, क्योंकि डिमांड एक सेंटिमेंट है। अगर हम लोगों को डरा देंगे कि देखिए सबके जॉब्स जाने वाले हैं और रिसेशन आने वाले, तो लोग खर्चा कम कर देंगे। और अगर हर एक ने अपने 20% खर्चे काट दिए तो इकोनॉमी 20% डिप कर जाएगी, जो कि बहुत बुरा रिसेशन माना जाएगा। तो देखिए यही है, और आई थिंक इसमें गवर्नमेंट्स को इसके साथ कॉन्स्टेंटली प्ले करना होता है। तो मोटा मोटा विवेक यही है कि इन्फ्लेशन था, मनी सप्लाई ईज करनी थी। इन्फ्लेशन तो ऑयल का था, लेकिन डिमांड स्लो डाउन था तो मनी सप्लाई भी ईज करनी थी। इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन रिसेशन और जॉब लॉस बर्दाश्त नहीं होते, तो वो वहां पर उसको डॉलर से डीलिंग किया उन्होंने। हाँ, ऑफ कोर्स उसके पीछे ये भी रहा होगा कि डॉलर सप्लाई जब बढ़ेगी तो ग्लोबली वो करेंसी एक सेफ हेवन के फॉर्म में देखी जाएगी। तो इवेंचुअली ये एक्सपेरिमेंट बहुत लेट जाके सेटल हुआ। इन्फ्लेशन ने बहुत परेशान किया यूएस को, करीब 86 में जाके ये सेटल हुआ। लेकिन उससे ये जरूर हुआ कि अब उसके बाद उसका हम नतीजा अभी देखते हैं विवेक के
वो फेड की बैलेंस शीट 4 ट्रिलियन थी, लेकिन अब वो 9 ट्रिलियन पहुंच गई 2 साल में, और गवर्नमेंट ने 6 ट्रिलियन का स्टिमुलस दे दिया। अगर गोल्ड से लिंक होगी कोई भी करेंसी तो वो आ ही नहीं पाएगा विवेक। तो आई थिंक ये जरूरी था, बट आई थिंक अल्टीमेटली पैसा क्या है, पैसा एक गवर्नमेंट पे फेथ है। इस पर हम बिटकॉइन पर आ सकते हैं अल्टीमेटली, बट अल्टीमेटली वो पैसा तो एक, जिसके पीछे बोलते हैं कि पहले उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग थी, लेकिन बैकिंग इज ओनली एज गुड एज द पर्सन हु इज गिविंग इट, राइट। तो पहले गवर्नमेंट्स कहती थी कि हाँ ये हम गोल्ड करते हैं, उन्होंने गोल्ड से डीलिंग कर दिया, लेकिन तो भी यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि यूएस गवर्नमेंट का डॉलर है, ये स्टैंड करेगा। वही अगर वेनेजुएला का डॉलर होगा तो आप उसके पीछे ट्रस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो इट इज एज गुड एज द पर्सन हु इज ऑफरिंग इट, राइट। तो ये बैकिंग जरूरी है, इसलिए आजकल के जमाने में कंट्री के ऊपर, जो कंट्री की मैक्रोस पर जो भरोसा है लोगों का, वो जरूरी होता है, और तभी हर गवर्नमेंट को ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ती विवेक। तो अब क्योंकि बात छिड़ी गई थी तो अब क्रिप्टो पे आते हैं, तो वो तो एकदम ही ऑपोजिट व्यू पे है कि भैया बैकिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, एक फिक्स सप्लाई है और उसी सप्लाई में जिसको ट्रांजैक्ट करना है ट्रांजैक्ट कर लो। तो ये जो प्राइमरी हाइपोथेसिस ऑफ करेंसी है, इसी को चैलेंज कर दिया है। ऑल्दो क्रिप्टो को भी करेंसी बोला जा रहा है, बट प्रिंसिपली वो करेंसी है ही नहीं, बिकॉज बैकिंग नहीं है। तो इस पे कोई आपका व्यू बना है? तो विवेक, इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, बट आई थिंक एक चीज देखिए, मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर हूं और मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू हर चीज में देखनी होती है, मेरे लिए वो वर्थलेस है। इस तरह के तमाम तरह के मैनियाज हिस्ट्री में मिलते हैं, उन सब में कॉमन ट्रेंड्स अगर आप पूछें तो वो टूलिप मैनिया से देखें, अब इन्वेस्टर रिसर्च कर सकते हैं, टूलिप फ्लावर पे ही ट्रेडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, और उसके बाद में तमाम तरह के और मैनियाज आए, बट उन सब में कॉमन चीज है कि एक तो इसके पीछे वो लोग भागते हैं जो कि सबसे कम फाइनेंस के बारे में जानते हैं, वही लोग इसको ज्यादा होर्डिंग करते हैं। अल्टीमेटली इन सबका गोल ये रहता है कि ये ऊपर से कुछ स्मार्ट लोग शुरू करते हैं, बट अल्टीमेटली इसको बोलते हैं पासिंग द पार्सल, करते करते ये उन लोगों को पॉपुलेशन में पकड़ा देते हैं जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में। बस उनको ये पता है कि ये मैं शायद इससे महंगे रेट पे बेच पाऊंगा किसी को, जिसको बिगर फूल थ्योरी कहते हैं हम। तो अल्टीमेटली वो बिगर फूल जब तक मिलता रहा तब तक ठीक है, लेकिन जब वो बिगर फूल नहीं मिलता तो फिर आप बिगर फूल बन जाते हैं। तो इस पे विवेक मेरा देखिए, इस जिसके पीछे कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, अब देखिए ऐसे तो हवाला ट्रांजैक्शंस भी होते थे, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मनी क्रॉस बॉर्डर के लिए आप यूज कर रहे हो, आप उसको टोकन कह लें, कुछ भी कह लें, अल्टीमेटली एक फोन कॉल कह लें कि हाँ भाई मुझे यहाँ $100,000 मिल गए हैं इंडिया में, आप उसको 8 करोड़ दे दो, वो भी एक हवाला ट्रांजैक्शन ऐसे ही हो गया। आप उसको बिटकॉइन डिजिटल फॉर्म दे लें, बट अल्टीमेटली उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है विवेक, क्योंकि कल अगर वो $1 ऊपर नीचे होता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट की है, जो कि कितने साल से चल रही है और क्रेडिबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड है। बिटकॉइन लेके मैं किसके पास जाऊंगा विवेक? तो रियली इट इज वर्थलेस। एंड इसका सबसे बड़ा विवेक इंडिकेशन यही मिलता है कि देखिए फिल्म स्टार्स आके ऐड कर रहे हैं, अगर इतनी ही वैल्यूएबल चीज है तो खुद ही खरीद लेना, मतलब फिर अगर आपको कोई पैसे कमाने के तरीके इतना आसानी से सिखाए ना तो विवेक फिर उसमें डाउट होना चाहिए। तो वो आई थिंक वो तमाम बातें हैं, और आप इसको देखिए तो सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जिनको कोई नॉलेज नहीं फाइनेंस के बारे में। तो विवेक ये मुश्किल है। और ये ना देखिए कि बैंक्स ट्रेड करवा रहे हैं, देखिए बैंक्स आप जो मर्जी ट्रेड शुरू कर दीजिए, बैंक्स फैसिलिटेट कर देंगे उसको, कि वो तो इंटरमीडियरीज हैं। तो जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं कि हाँ बिटकॉइन खरीदना है, हमने डेस्क खोल दिया, आप ट्रेड कर लीजिए, बट वैल्यू आपको देखनी है। आपको वैल्यू दिखती है, करिए ट्रेड, आपको नहीं दिखती है नहीं कीजिए, हमें तो अपना कट मिलना है जाएगा। तो आई थिंक इस लिहाज से इसको लेजिटिमेसी मुझे नहीं लगता ज्यादा हमें देनी चाहिए। इट्स जस्ट अ फैड, इट विल गो एंड इट इज ऑलरेडी, इसमें ऑलरेडी लोग बर्बाद हो रहे हैं विवेक जी। तो ये मेरा मानना है विवेक इसमें। सही है। तो ये जो सेगमेंट है पॉलिटिक्स वाला, इस पे बस लास्ट चर्चा करते हैं कि ये जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स वाला पॉलिटिक्स? तो विवेक इस पे क्या था कि मैंने करीब 2 हफ्ते पहले व्यू चेंज किया है। देखिए हिस्टोरिकली हमने जो भी वॉर्स देखी, मार्केट 10% या 15% करेक्शन करता है और तकरीबन 40 से 45 दिन में वापस आ जाता है। ये 2001 की वॉर थी, गल्फ वॉर थी, क्राइमिया रशिया का वॉर था, सब में तकरीबन वही हुआ। थोड़ी इस बार डिफिकल्टी ये हो गई है विवेक कि जो मैंने रिएक्शंस आते देखे यहाँ पॉलिटिशियन से, वो ये थे तकरीबन कि देखिए यहाँ पर अभी 2 साल में इलेक्शंस होते हैं, जैसे एमपीज वहां इंडिया में 5 साल में चुने जाते हैं, 2-2 साल में चुने जाते हैं एमपीज। प्रेसिडेंट 4 साल के लिए होता है, लेकिन एमपीज 2 साल, और फिर वो अगर सेनेट में सीटें चली जाती हैं तो फिर प्रेसिडेंट पावरलेस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2-2 साल में इलेक्शंस आते हैं। तो उस पर ये नवंबर में है।
तो बाइडन का रेटिंग्स डाउन थी, तकरीबन ये था कि डेमोक्रेट्स अपना हाउस लूज कर देंगे, मतलब अपना लोकसभा का जो मेजोरिटी है वो भी उनकी चली जाएगी, तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाएगा उनका। तो ये उनको जीतना जरूरी है। अब उस पे कोविड कंट्रोल करने के लिए बाइडन आए थे, कोविड कंट्रोल उतना होता दिखा नहीं, अल्टीमेटली वो ब्रेक लगा दी सेनेटर ने, फिर वो उन्होंने मामले को रफा दफा किया। अब ये था कि इन्फ्लेशन आ गया है, अब लोग ब्लेम कर रहे हैं कि यार इतना इन्फ्लेशन, हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं 2-3% और इन्फ्लेशन 7-8% चल रहा है, तो ये कैसे होगा। और फिर ये लोगों का गुस्सा जो आ रहा था, अब और इसका कोई ब्लेम भी नहीं था, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने पैसे ज्यादा छापे हैं तो इन्फ्लेशन आएगा। देखिए, तो उन्होंने शुरू किया कि देखिए ये तो कोविड का है, फिर बोला कॉर्पोरेट ग्रीड है। अब उनको मौका मिला और मैंने देखा कि उन्होंने सबने इसको बोलना शुरू कर दिया पुटिन्स इन्फ्लेशन। अब देखिए ये डेंजरस ट्रेंड है विवेक। तो ये जब इसको आप उसको पुटिन्स इन्फ्लेशन कहेंगे ना, और रशियाज इन्फ्लेशन, और उस पर एक रैशनल सेंटिमेंट रिवाइव किए कि देखिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन रहेगा, एक डेमोक्रेसी की कॉस्ट होती है। अभी डेमोक्रेसी यूएस में थोड़ी खतरे में है। देखिए, एक यूक्रेन आफ्टर ऑल एक कंट्री है, वो भी नेटो का भी मेंबर नहीं है। दुनिया में 170 कंट्रीज हैं, हर जगह आप डेमोक्रेसी बचाने चलेंगे तो ये कोई इसका लॉजिक नहीं है। बट उनको एक स्केपगोट मिल गया, और रशिया एक कांस्टेंट एडवर्सरी रहा है, तो अब एक रशिया पे ब्लेम कर दो और उसमें नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को रिवाइव करो नवंबर तक, और इसको पकाते रहो आप कि देखिए ये तो बाइडन साहब तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो वैल्यूज की बात है और रशिया की वजह से हुआ है, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक कर लिया था हमने। ये नैरेटिव मुझे डेंजरस लगा। और देखिए ये विवेक, बाइडन का आप एड्रेस सुनिए, उन्होंने भी कहा दिस इज पुटिन्स इन्फ्लेशन, राइट। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ये लोग टेबल पे आके बात करके रिजॉल्व करने के इंटरेस्ट में नहीं है। विवेक, मैं आपको एश्योर करता हूं, ये अगर ट्रंप साहब होते, ये लड़ाई सॉल्व हो गई होती, बिकॉज ही हैड अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद पुटिन। वो एक बात करके उसको टेबल पे आके सॉल्व कर लेता यूएस, और इसको बढ़ने नहीं देता। बट ये डिस्पेंसेशन, अब जिसको बोलते हैं यूएस का व्यू, सॉरी ये यूएस का व्यू कतई नहीं है, इसको गलत ना समझें, ये डेमोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट का व्यू है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी पावर में, जिसको बाइडन साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप साहब या कोई और होता, वो कॉन्वर्सेशन में बिलीव करते हैं, वो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस में बिलीव नहीं करते हैं, और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि ये सब गल्फ वॉर से हमें पुल करना चाहिए, तो वो सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेकिन अभी इधर इनको पॉलिटिकली वो सूट कर रहा है, और अगर सूट कर रहा है तो मुझे लगा कि ये इसको सॉल्व करेंगे नहीं। अगर आप टेबल पे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ये, इसलिए विवेक मैं इसमें थोड़ा बेरिश हो गया। और इसमें सारे खेल सिर्फ यही नहीं खेलेंगे, कोई पत्ते पुटिन साहब की तरफ से भी आ सकते हैं, देखिए विवेक। तो ये मुझे लगता है कि ये और एडवर्स होगा, इसमें वर्स अभी हमारे सामने आया नहीं है विवेक। और ये तब है जब बैकड्रॉप इतना डिफिकल्ट है, उधर इन्फ्लेशन है यूएस में, उधर भी उनको फेड पे थोड़ा सा रखना है कि थोड़ा संभल के चलो, तो वो नैरेटिव को भी सपोर्ट करता है। तो वहां पर भी फेड अभी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे और फिर बोलेंगे देखिए हम वॉच कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन सेंसिटिव है, हम रिसेशन नहीं लाना चाहते हैं इकोनॉमी में। तो कुछ हद तक मुझे लगा कि पॉलिटिकली अगर गवर्नमेंट को सूट करता है विवेक, तो इस पे एक्शन होना मुश्किल है। और तभी मैं बेरिश हुआ इस पे कि देखिए फिर ये तो मामला सॉल्व होने की बजाय उलझ रहा है विवेक। सो ये पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इट्स अ कॉकटेल, जिसको ना एक साथ देखना होता है। बहुत सही, मजा आ गया। So this segment ends now because there's no limit to what we can discuss, but really exciting. Absolutely. But then the next segment is much more exciting. और अभी तो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और इंडिया में तो एक हाहाकार मचा हुआ है। ये जो न्यू जेन आईपीओज है, जो दुनिया भर में तो गिरे ही है, बट क्या इंडिया में हमको पता नहीं था कि इतने गिर जाएंगे, क्योंकि हमको स्टोरी टेलिंग दी गई थी लास्ट 2 साल के अंदर में। और अभी भी अनलिस्टेड स्पेस के अंदर में स्टोरी टेलिंग चालू है, अभी भी डील्स है, अभी भी यूनिकॉर्न बना रहे हैं लोग, बट जो लिस्ट हुए उनकी बैंड बजी। तो ये थोड़ा साइंस को डिकोड करिए कि न्यू जेन आईपीओस अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अब गिरे हुए हैं तो अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? सो विवेक, इसमें ये देखिए, इसमें भी वही प्ले हुआ कि एक हर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जो प्रोपेल की जाती है उसके पीछे थोड़ा एक बेस होता है सच का, और बाकी उसके ऊपर बिल्ड ऑन कर देते हैं लोग स्टोरी टेलिंग का, राइट। देखिए ये जो एक चीज जो हिंदुस्तान में लोगों को तकरीबन समझनी है वो ये है, और उसका बाय द वे इसका यूज सबसे पहले आईपीओज ने नहीं किया, इससे पहले 2015-16 में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया ये बैंक्स ने अपनी जब सब्सिडरीज लिस्ट की। देखिए वो फिलॉसफी ये है कि इंडिया में जो आईपीओज मार्केट, जो लोगों के माइंड में इंप्रेशन है वो है 90s का, जब ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और ये सब लिस्ट किए, और
तमाम तरह के इवन इन्फोसिस और टीसीएस लिस्ट किए और वहां से वो ओरिजिन से दिखाते देखिए 5,000 रिटर्न और 6,000 100x और 200x, राइट। ये सब बातें देखिए 90s में प्राइवेट इक्विटी नहीं था। तो तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक करीब 400 करोड़ पे लिस्ट, टोटल मार्केट कैप पे लिस्ट हो गया था। इन्फोसिस लिस्ट हुआ, टीसीएस लिस्ट हुआ था 23 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, जबकि वो अच्छी खासी कंपनी थी, 2002, 3, 4 की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि देखिए क्योंकि इन्फोसिस बेलवेदर है, वो 25 पर चल रहा है, या फिर पता नहीं वो 23 पर थे और ये 19 पे लिस्ट किए थे, और अच्छी खासी कंपनी थी, राइट। देखिए अगर आप बहुत कम प्राइस पे मार्केट में आते हो और इन कंपनीज को ग्रोथ कैपिटल चाहिए थी, इनको अगर ग्रो करना है और इनको मनी चाहिए, तो प्राइवेट इक्विटी ऑप्शन नहीं था, ये मार्केट में आते थे। तो मार्केट को फेयर डील मिली, सबने, स्टॉक्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने और इन्वेस्टर्स ने वो स्टॉक्स खरीदे, ग्रोथ कैपिटल में लगाया पैसा, ग्रोथ कैपिटल जैसे ग्रो की 100x रिटर्न्स मिले 20 साल में। अनप्रेसिडेंटेड स्टोरी है और क्लासिक स्टोरी है, और ऐसे स्टोरी को होना चाहिए। इस स्टोरी को 2008 के बाद में सैबोटाज ये ऐसे हो गई, देखिए कि एक मार्केट में एक नया लॉट पैदा हो गया, और मैं तो उन लोगों के साथ बैठ के काम किया है, तो वो ये हो गया कि देखिए ये इतनी मीठी स्टोरीज हैं, इनको मार्केट में पैसे लेने की क्या जरूरत है। प्राइवेटली इन्वेस्टर से लूप इन करते हैं और इनको पैसा दे देते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाएंगी और इनके प्रॉफिट्स दिखने लगेंगे और मल्टीपल्स अच्छे दिखेंगे, तब मार्केट में प्रॉफिट में लिस्ट करेंगे, अर्ली इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे, फिर मार्केट अपना देखेगा। ये स्टोरी 2012-13 से फिर मैच्योर होनी शुरू हुई, और उसके बाद आपने देखा कि तमाम तरह के वीसी फंडिंग यूएस में शुरू हुई और इंडिया में भी आनी शुरू हुई। तभी तकरीबन ये यूनिकॉर्न्स जो हैं, ये तो तब अर्ली स्टेज कंपनी थी, वहां पे इन्वेस्टमेंट छोटा करके शुरू हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा था। अब ये स्टोरी लेकिन माइंड में बन गया कि आईपीओ में पैसे डालो, पैसे बनते हैं। लिस्टिंग पॉप तो बाद में आया, चलो, पर जनरली बनते हैं और 100x भी बनते हैं। ये 2015 में ये इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स ने लिस्ट की, बिना नाम लिए, मतलब क्योंकि वन ऑफ देम इज माय काइंड ऑफ अल्मा माटर, सो वो लिस्ट हुए, और कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरीज लिस्ट हुई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लिस्ट हुई। ये वो आईपीओज नहीं थे, ये मैच्योर हो चुके थे, इनकी मार्केट जो पेनिट्रेशन थी वो हो चुकी थी तकरीबन, तो उनका वैल्यूएशन इतना, मैं खुद हैरान था कि ये वैल्यूएशन पे तो कहां से पैसे बनेंगे, और वो ग्रोथ नंबर देख के मुझे खुद हंसी आ रही थी कि देखिए ये तो ग्रोथ नंबर्स नहीं हो सकते। और उन कंपनीज का विवेक 5 साल हो गए हैं, उनके रिटर्न्स नहीं आए, आज कस्टमर्स खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरीज पैसा क्यों नहीं बना रही हैं, जो एचडीएफसी बैंक ने बनाया वो एचडीएफसी लाइफ क्यों नहीं, वो नहीं बनाएगी। आपने जो प्राइसिंग की है और जिस स्टेज पे आईपीओ आया है वो वेरी लेट स्टेज है, उस लेट स्टेज से आईपीओ वाले पैसे वो नहीं बनते जो इंडियन लोगों के माइंड में है। दूसरा, आई थिंक विवेक, इस पर एक और काम की बात है कि ये हर बार फंड्स इंडियन स्टोरी बताते हैं, ये 2002 से 2008 के रिटर्न्स हर कोई इंक्लूड करना चाहता है क्योंकि उससे एवरेज बड़ा अच्छा दिखता है, 16% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट विवेक अगर 2008 के बाद से देखें तो फिर उतने ग्लोरियस रिटर्न 2011 से अब 20 तक देखें तो वो मेरे ख्याल से उतने भी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए टफ होते हैं, इवॉल्व होते हैं मार्केट, तो आपको अडेप्ट होना होता है। तो वही यही कहानी फिर देखिए विवेक इन पर आई, आईपीओस ने, जो इन सब ने लिस्ट किया, ये आईपीओ तो कह रहे हैं बट ये ग्रोथ कैपिटल नहीं देख रहे हैं, ये एग्जिट कैपिटल देख रहे हैं। वीसीज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में, कंपनी को 7-8 साल हो गए हैं कि सबने इनका नाम सुना हुआ है, अब इन इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए और ये नए मार्केट्स को देखेंगे, तो वो एग्जिट करके मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टर से पैसे चाहिए। वो आईपीओ का नाम तो है उसमें और आईपीओ है भी, लेकिन देखिए वो इसमें समीर अरोड़ा जी का ना बहुत अच्छा वो है विवेक, उनके बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वो गन्ने का रस निकालते हैं ना, इंडिया में हमेशा देखते हैं वो, तो एक फर्स्ट पास जाता है, वो सेकंड पास जाता है, हर बार में ना जूस थोड़ा कम होता है। तो ये देखिए इसमें जो वीसीज है ना, वो जो पहले आईपीओ थे वो फर्स्ट पास था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड इन्फोसिस, टीसीएस एंड ऑल ऑफ दैट। ये जो आईपीओ है ना, ये 3rd-4th पास के बाद का है। अब आप उसमें से कितना रस निकाल पाएंगे विवेक, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो मेरे ख्याल से निकलेगा नहीं विवेक। तो सीरियसली ये इस पे इन्वेस्टर्स को ये समझना था कि ये ग्रोथ कैपिटल नहीं है, ये एग्जिट कैपिटल ढूंढ रहे हैं, और वैल्यूएशन जरूर देख लें, और कंपनी 7-8 साल से मार्केट में विवेक अभी भी प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं, तो फिर थोड़ा क्वेश्चन भी करें बिजनेस मॉडल को कि ये सस्टेनेबल है भी कि नहीं। यूएस कंपनीज को काउंटर पार्ट में देखें विवेक कि इंडिया में अगर ओला लिस्ट करने की सोचता है तो यहाँ पर उबर लिस्ट कर चुका है, और उबर ये मैच्योर मार्केट है, उबर अभी तक पैसे नहीं बना पा रहा, $37 पे करीब उन्होंने लिस्ट किया था, वहीं के ऊपर नीचे घूम रहा है विवेक,
और 2 से 3 साल होने जा रहे हैं, और अभी तक बिजनेस मॉडल प्रूवन नहीं है। देखिए, क्योंकि इसमें डायनामिक्स है, अब लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, लोग ड्राइव नहीं करके कुछ और करना चाहते हैं, डोर डैश आ गया है, फूड डिलीवरी, तो लोग उधर कूद गए। अल्टीमेटली हम इनको टेक बिजनेसेस कहते हैं, बट देखिए एट द हार्ट ये भी देखिए, बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, पॉलिसी बाजार का 64% तो एम्प्लॉय एक्सपेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस तो देखिए 1-on-1 ही बेचा जाता है। अब आप उसको डिजिटल बिजनेस करके वैल्यू करेंगे, लेकिन 64% उसका एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो डिजिटल नहीं है, इट जस्ट अ मीडियम। तो बिजनेस के तह में जाना होता है, प्राइस देखना होता है, वैल्यूएशन देखना होता है। एक और फाइनल चीज विवेक ये देखनी होती है, ये जो इंडियन स्टोरी जब भी हम बिल्ड करते हैं ना, इसको हम ये 1.4 बिलियन लोगों को पे बिल्ड ना करें। देखिए एड्रेसेबल मार्केट जो है ना, ये बहुत लोगों ने बहुत स्टोरियां सुनाई, और हर चीज में हम उसको 1.4 बिलियन से डिवाइड करके बोलते हैं देखिए अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो ये स्टोरी सुनाने वालों के लिए ठीक है, लेकिन जो मार्केट है वो बड़ा फ्रेगमेंटेड है इंडिया में, और ब्रॉडली जो मिडिल क्लास खत्म हो जाता है ना, वो करीब 250-300 मिलियन, 25 करोड़ लोगों पे खत्म हो जाता है। देखिए, तो जो भी पेनिट्रेशन देखना है वो 25 करोड़ लोगों पे देखें। 1.3 करोड़ में तो आपको इंडिया हमेशा ही अट्रैक्टिव दिखेगा, वो आपसे 20 साल बाद भी हम विवेक यही बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर 25 करोड़ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैच्योरिटी मार्केट में आ चुकी है, और कंपनीज में पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक मार्केट पोटेंशियल को भी वहां पर देख लें। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जिस कंपनी ने उस भारत को एड्रेस किया है, ना कि इंडिया को, 25 करोड़ नहीं करके 1.4 बिलियन, बट वो राइट एग्जाम्पल नहीं है। वो कंपनी, वो सेक्टर है विवेक टेलीकॉम। उन्होंने पूरे इंडिया में फैलाया, लेकिन उनके कभी आरपूज नहीं बने विवेक। वो हमेशा वही 150-200 के आरपूज में घूम रहे हैं, और जब तक वही आपके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर रहेगा, वो पैसे नहीं बनेंगे। उसमें एग्जांपल्स हैं कि 16 प्लेयर्स आए और फिर 3 प्लेयर पर श्रिंक हो गया। और मार्केट की बात देखिए कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया इतने टाइम से मार्केट ग्रैब कर रहे थे, एक रिलायंस आता है और डिस्काउंट देता है और मार्केट लीडर बन जाता है। तो ये है कस्टमर रिटेंशन काइंड ऑफ स्टोरी, राइट। तो देखिए, जो पैसा फेंकेगा उसको मिल जाएंगे कस्टमर। तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स में क्वेश्चन करता हूँ। तो देखिए, ये आईपीओ में लोगों को एक बार चोट खानी थी कि देखिए आईपीओ मतलब फ्री मनी नहीं होता, और ये बिजनेस फंडामेंटल्स क्वेश्चन करने हैं, और ये वो आईपीओ नहीं है। और इनके पीछे तकरीबन प्रोमोटर का फेस इंडिया ने, देखिए उनके ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की है, और बड़े अच्छे प्रोमोटर्स हैं सारे, ओके नॉट सारे बट मोस्ट देम, और मेहनती हैं। बट उनके पीछे वीसी से जो डिसीजन ले रहे हैं, 90% ओनरशिप उनके पास है, और दे आर जस्ट द फेस विवेक। तो आई थिंक इसमें ज्यादा चोट ना खाएं, और ये ना देखें कि ये डिस्काउंट पे मिल रहा है अब 60%, तो ये अच्छा है। वो उसका रियल प्राइस कभी भी नहीं था, वो उस प्राइस को शायद कभी ना टच करे। और यूएस में विवेक 70% गिरे ये सारे आईपीओस, और आई थिंक सबने धोखा खाया है। तो आई थिंक ठीक है, लर्निंग होती है विवेक। तो आई थिंक सबको इसको इस लिहाज से देखना चाहिए। तो अनुराग, जब हम लोग .com बस्ट की बात करते हैं, उस समय भी बहुत सारे टेक या इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस आए थे और बस्ट किए थे, पर देन कुछ सरवाइव कर गए थे बिकॉज उनके अंदर में बिजनेस मॉडल था। जैसे अब अमेजन, तो खैर हम हर एग्जांपल में आजकल, अब बच्चों से भी बात करते हैं तो अमेजन की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट हैज बिकम सच अ एग्जाम्पलेबल एग्जाम्पल। बट टॉक अबाउट गूगल और फेसबुक, ये सब भी उस समय थे, बट वो सरवाइव कर गए वो .com बस्ट। तो कुछ तो होंगे जो इस न्यू एज बिजनेस वाले, जिनके बिजनेस मॉडल में दम होगा, मे बी फ्यूचरिस्टिक ही लग रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा होगा हमको, बट वो सरवाइव करेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दोज आउटलायर्स, बिकॉज बड़ा पैसा तो इन्हीं में डाल के बनेगा। तो विवेक, बहुत ही इंटरेस्टिंग आई थिंक, और ये आई थिंक इस पे 2 पॉइंटर बताऊंगा। देखिए, 560 कंपनीज और या देयर अबाउट पिछले 1.5 साल में यूएस में स्पैक्स के थ्रू और या फिर डायरेक्ट लिस्टिंग में लिस्ट हुई हैं। करीब 80% से ऊपर जो है वो, मोर देन 80% आर लाइक 70% डाउन फ्रॉम देयर। अब ये 570 में आपको विनर कैसे मिलेगा विवेक, मुझे समझ नहीं आता। इसको हम 2000 पे ले जाते हैं, जब अमेजोन का नाम तो देखिए सब लोग ले रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि उस समय भी करीब 600 से 1000 कंपनीज थी विवेक जो लिस्ट हुई थी। अब उस पे आपके क्या ऑड्स है विवेक कि आप वो एक अमेजोन को पकड़ पाओगे? एक और आंसर विवेक, अमेजोन भी 2000 में जो पीक प्राइस था, 2001 में 90% डाउन था वहां उस पीक प्राइस से। वो आई थिंक 90, मैं नंबर्स पे प्लीज मुझे होल्ड ना करें, बट आई थिंक तकरीबन 90 के आसपास प्राइस पहुंचा, वो 6 रुपए पे आ गया प्राइस। अब मुझे बताइए विवेक, कितने इन्वेस्टर्स, और वो अमेजोन है बाय द वे, वो 2000 में आप 50, 60, 70, 80, 90 पे खरीद के, और 6 रुपए का स्टॉक आ जाए विवेक 2001 में,
तो आप उसको क्या आज तक होल्ड करेंगे? मतलब मैं नहीं जानता कि कोई भी इन्वेस्टर होल्ड कर पाएगा। सो दोनों चीजें, पहली बात आपको वो 500-600 कंपनीज में वो एक अमेजोन एक वो ढूंढना मुश्किल है, और दूसरा वो भी 90% गिरेगा तो क्या आपका एपिटाइट क्या है होल्ड करने का विवेक? तो हाइंडसाइट में देखिए स्टोरीज को बहुत अच्छा होता है बात करना। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल विवेक, 2000 की बात की है, माइक्रोसॉफ्ट तो एक अराइव्ड कंपनी थी 2000 में, राइट? उसका स्टॉक तकरीबन इट वाज आई थिंक अबाउट 65 के आसपास, $64 पहुंचा था एट इट्स पीक 2000 में। उसके बाद जो वो गिरा, और उसके बाद 2001 से 2008 तक माइक्रोसॉफ्ट के हमेशा प्रॉफिट्स बढ़ते रहे। वो 65 का प्राइस विवेक वापस 2016 में आके टच किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और वो कोई छोटी कंपनी नहीं थी, इट वाज माइक्रोसॉफ्ट, राइट? तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो कि स्टैब्लिश्ड है, वो भी अगर आप गलत प्राइस पे खरीदेंगे तो 16 साल रुकना पड़ेगा जस्ट टू गेट योर मनी बैक विवेक। मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी वो कर पाएगा। तो देखिए ये 100x स्टोरीज ढूंढेंगे तो विवेक बहुत मुश्किल है। आज के मार्केट में कोई 100x की स्टोरी ढूंढे विवेक, आई डाउट इट। 10x की स्टोरी ढूंढना भी मुश्किल है विवेक, बिकॉज मार्केट बहुत मेच्योर हो गया है। देखिए पहले कैपिटल की कमी थी, अभी कैपिटल इतना, जो गवर्नमेंट्स ने डीलिंग करके मार्केट में पैसा छोड़ा है उसमें जनरल प्रॉस्पेरिटी तो आई है, लेकिन उससे कैपिटल कॉन्सेंट्रेट तो होती है टॉप में विवेक, और वो फिर वो लोग के पास में ज्यादा रिसोर्सेज है विवेक, और इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। देखिए जो आप जो कस्टमर्स आज पेटीएम के बारे में रियलाइज कर रहे हैं, जोमेटो या नायका, उनके नंबर्स भी मैं कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता हूँ कि देखिए सिर्फ 3 साल के फाइनेंशियल्स दे दिए हैं, डिटेल्स नहीं है, प्रमोशन एक्सपेंस इधर कम हो गए, ऐसे कैसे कम हो गए विवेक लिस्टिंग के ईयर में? बट जो इनसाइडर है उनको सब कुछ पता है, देखिए उनके पास में तो सारे नंबर्स हैं, तो वो तो देख के लगा सकते हैं यार देखिए ये स्टोरी कितनी चलने वाली है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है विवेक इसको समझना, और सही प्राइस पे खरीदना। गलत प्राइस है विवेक, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। और ये 100x स्टोरी अपना ढूंढे, 100x स्टोरी अभी मुझे नहीं लगता विवेक मिलेंगी। आपको मिली है विवेक? मुझे नहीं मिली। मैं पिछले 7-8 साल से मार्केट में ट्राई कर रहा हूँ, मेरा 8x मेरा बेस्ट है, 100x नहीं मिला विवेक। 100x तो बहुत ही, पता नहीं somehow ये वी आर लिविंग इन अ न्यू वर्ल्ड, इसमें 100x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मे 50 साल पहले लोगों को मिल गया, बिकॉज इट्स सच अ डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड दैट पता ही नहीं है कि कंपनी कहां तक कब तक सरवाइव करेगी। सो अभी 100 बैगर की बात आपने कर दी, और मेरे को आपने डरा दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट को इतने साल लग गए वापस से उस प्राइस आने में। तो somehow आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आने वाले 5 साल में आप कोई बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं नजर आ रहे हैं। तो चले इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। यूएस का तो आप संभाल लीजिएगा, इंडियन मार्केट का मुझे बताइए कि आपका क्या व्यू बन रहा है अभी मार्केट्स में, क्योंकि इतने लोग बेच रहे हैं बाहर वाले, और ये जब गोरे बेचते हैं ना तो हमको थोड़ा सा अजीब सा ही फील आने लग जाती है कि क्या हम वर्थ इट नहीं रहे अब। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन इंडियन मार्केट राइट नाउ? तो इसमें विवेक देखिए, एक तो एक करंट व्यू ऐसे लेते हैं, देखिए जस्ट आफ्टर पेंडेमिक और रिकवरी के बाद में एक व्यू अच्छा था। वो ये था कि देखिए ठीक है मार्केट्स महंगे थे, अबाउट 22-23, अभी 5-6 महीने पहले जाएं तो 22-23 के पी मल्टीपल्स पर थे। इसको थोड़ा महंगा कहा जाएगा, 16 से 18 है। और प्लीज जो लोग सुन रहे हैं वो हमेशा ये बड़ा फैशनेबल हो गया आजकल कहना कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल डेटेड हो गया है। तो देखिए स्टॉक जब आप खरीदते हैं तो प्रॉफिट ही खरीदते हैं कंपनी का, अदरवाइज उसमें बाय इटसेल्फ वो कोई सोने का सिक्का तो नहीं है। तो वो एक अर्निंग्स के साथ तो सब कुछ लिंक्ड है, और इकोनॉमी भी अर्निंग से ही चलेगी, ऐसे तो नहीं चलेगी। तो वो एक 16 से 18 का मल्टीपल है, तो एक थोड़ा मीन रिवर्जन भी होता है। तो देखिए 23 महंगा था, बट लोग कह रहे थे कि इसमें टाइम करेक्शन हो जाएगा बिकॉज इकोनॉमी और कंपनी प्रॉफिट्स अल्टीमेटली ग्रो कर जाएंगे। तो देखिए वो भी है, बट कोई क्रैश का रीजन नहीं था। और वो बात आई थिंक तकरीबन ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी रीओपन कर रही थी और रीओपन करेगी तो देखिए फिर सब कुछ अच्छा चलेगा। और उस पर से पॉजिटिव ये था कि एक बीच में एक ओवरहैंग था हमारी इकोनॉमी में, जो कि राजन जब हमारे गवर्नर थे, बैंक गवर्नर, उस समय ना फेडरल बैंक की बैलेंस शीट्स पे बड़ा क्राइसिस आ गए थे, और उस समय पे कुछ बैंक्स फेल भी हुए, और वहां पे ये हुआ कि हमारी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्पेशली सरकारी बैंक्स में काफी खराब थी, और वो सब का सफाया भी होना था। 10 लाख 12 लाख करोड़ के एनपीएस थे, तो देखिए बहुत ज्यादा होते हैं नंबर। तो आई थिंक वो सारा सफाया भी हो चुका था। तो अब जो बैंक्स की बैलेंस शीट भी क्लीन है, मतलब वो फर्दर लेंडिंग कर सकते हैं। पुराने लेसन लर्न कर लिए हैं कि सरकारी बैंक्स कम लेंड करेंगे, प्राइवेट बैंक्स लेंड करेंगे और कॉशियसली करेंगे, सरकारी बैंक भी कॉशियसली करेंगे। गवर्नमेंट्स भी, नई गवर्नमेंट है और उतना इंटरफेरेंस आई थिंक एटलीस्ट लेंडिंग में नहीं है इस गवर्नमेंट का, जो 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 दिखने में आता है। तो वो नेपोटिज्म और वो
फोन बैंकिंग जिसको बोलते हैं वो भी नहीं है, रुपी स्टेबल था, राइट। तो आई थिंक सब चीजें अच्छी लग रही थी। एक चीज है इंडियन मार्केट में, आप देखिए हमेशा जब मैं रिटेल इन्वेस्टर को यही सलाह दूंगा, लोग ना मिड कैप की तरफ भागते हैं। आई थिंक विवेक, हमें इंडियन मार्केट में जो पूरा प्रॉफिट है ना, वो करीब $80 बिलियन का प्रॉफिट है। तकरीबन विवेक 66 to 70% ना टॉप 50 कंपनीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये कभी भी आप देखिए कि अगर आप निफ्टी 50 पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना, तो आप 70% ऑफ इंडियन इकोनॉमी का प्रॉफिट कैप्चर कर लेते हैं। उसके अंदर सेक्टोरल प्ले हो सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप भागेंगे ना, तो वही बात है कि आप 400 में से एक विनर ढूंढ रहे हैं जिस पर आप बेट करना बड़ा मुश्किल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, राइट। देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, लेकिन रिटेल के लिए इतना आसान नहीं है। तो एक तो ये लर्निंग थी। बहरहाल ये अच्छा चल रहा था। अब इसमें विवेक एक दो हेडविंड्स ये आ गए हैं कि ओके, एक मार्केट को एक और डिवाइड करते हैं विवेक। हमारा मार्केट जो देखते हैं अभी $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, तकरीबन 100 डेट, वो मार्केट कैप टू जीडीपी एक रेशियो होता है जिससे मार्केट का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन पता लगता है। तकरीबन हम 100 पे बैठे हैं। हमारा इकोनॉमी भी उतना ही है 3 ट्रिलियन, और हमारा मार्केट कैप भी उतना ही है। और ये इस पर मार्केट चीप भी नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है, आई वुड से, राइट। तो ये रेशियो को अब इन्वेस्टर्स जो सुन रहे हैं हमेशा इसको माइंड में रखें, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मल्टीपल्स। एफआईआईज ये देखते हैं कि एक मार्केट में 120 पहुंचा था इंडिया का ये रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी, ये थोड़ा महंगा हो गया है। उसके बाद क्या है कि जो इजी मनी था, उधर इंडिकेशंस नवंबर से आने शुरू हुए कि फेड रेट बढ़ाएगा, बॉन्ड्स पे 2% तक रेट पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि अब इधर मार्केट भी पीक आउट कर चुका है और उधर रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो मनी उतना चीप भी नहीं है। एक आप उसको फिर भी बोलेंगे अच्छा वहां 2% क्यों चेज करने जाते हैं इन्वेस्टर, जब 2% में क्या रखा है। देखिए चैलेंज ये है कि एक एक्सचेंज रेट जो है ना, वो आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा डर रहता है एक्सचेंज रेट का। जब डॉलर फेड रेट बढ़ाता है ना, तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है। तो वो फेड का रेट 2% है, लेकिन अगर आपका करेंसी, अगर आपका सपोज आप 75 पर है इंडियन रुपी, और अगर वो 80 पहुंच गया, तो देखिए वो सारे रिटर्न्स किल कर देता है उसके। तो वो भी एक देखना होता है। आप एक इंडियन इकोनॉमी, एक हाई इन्फ्लेशन पहले नॉर्मल टाइम्स में आया, अभी तो यूएस इकोनॉमी का इन्फ्लेशन हाई था पिछले साल, बट एक इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन पर है, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें मनी प्रिंटिंग ज्यादा हो रहा है। अब हाई इन्फ्लेशन है तो ग्रेजुअली वो एक्सचेंज रेट में दिखेगा, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, एक्सचेंज रेट उसको मार्केट एडजस्ट कर लेता है। तो एक तो जनरल देखिए, और एक और विवेक, एक फाइनल व्यू उसमें ये है कि एक ब्रिक्स करके एक टर्म आया था 2008-9 में, हाँ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। ये करके एक स्टोरी टेलिंग शुरू हुई थी, हाँ, जिसमें और फिर बड़ा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ हुआ, जिससे बैलेंस शीट में फिर वो आके बैंकों की बैलेंस शीट में आके फंस गया, राइट, इंफ्रा डेवलपमेंट, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो स्टोरी जो पुल की गई थी उस टाइम पे, ये इन्हीं बैंक्स ने बनाई थी, ये गोल्डमैन सैक्स, इसके पीछे सब यही लोग हैं, एंड ये स्टोरी प्रोपेल करते हैं, इन्वेस्टर्स पुल होते हैं, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता। अभी थोड़ा ये रियलाइजेशन भी है कि देखिए ब्राजील नहीं चला विवेक उतना, रशिया तो हम देख ही रहे हैं, चाइना चला, लेकिन जिसको बोलते हैं कि वो हमारी फिल्मों में डायलॉग होता था ना कि ये विलेन कहता था कि यहाँ पे आना आसान है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो वो चाइना में कैपिटल डाल दीजिए, ले नहीं पाएंगे वहां से आप। तो वो एक चैलेंज है। और फिर आई थिंक अभी कैपिटलिस्टिक कंट्रोल जो आए चाइना में, वहां पे गवर्नमेंट उसको मॉडरेट कर देती है रिटर्न्स को कि नहीं ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बंद कीजिए अब आप अपना। और फिर इंडिया बचा एंड साउथ अफ्रीका नहीं चला, इंडिया चला। देखिए इंडिया में फंडामेंटल्स हैं, समझदार लोग हैं, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, राइट। हमारे देश में वो हम कोई पागल बने वाले काम नहीं करते हैं कि अब एक करेंसी छाप दी, इन्फ्लेशन ही बेतहाशा। हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है और ये हमेशा से इंडिया की स्ट्रेंथ रही है। लेकिन ये जब ब्रिक्स पूरा जब फॉल होता है, तो बहुत सारे फंड्स होते हैं जो ब्रिक्स फोकस्ड होते हैं, बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट फोकस्ड होते हैं, उनमें जनरली पैसा पुल होता है, उसमें थोड़ा इंडिया की भी मार पड़ जाती है। और स्पेशली जब वो देखते हैं कि वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है, अब यहां से कितना जाएंगे आप, एक पॉइंट होता है ना कि अब यहां से अब और कितना करेंगे, तो वो दिखता है कि रिटर्न मार्जिनल है, उधर एक्सचेंज रेट पिट सकती है और इधर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो फ्लाइट टू सेफ्टी हो जाता है। तो वो सिर्फ इंडिया से नहीं हो रहा है, सब मार्केट से हो रहा है, और इंडिया में पैसे बन गए तो और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो विवेक ये 2-3 चीजें हैं जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया स्टोरी का प्रॉब्लम है, बट ये इमर्जिंग मार्केट से पैसा पुल हो रहा है। इंडिया थोड़ा सा पनिश इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट भी बने, तो ये इन अ वे मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ विवेक।
सेकेंड है विवेक, इसमें हमारा जो इंडियन मार्केट है ब्रॉडली ना 60-40 है। इसमें 60% इंडियन इकोनॉमी पर चलता है, 40% एक्सपोर्ट्स पर चलता है, जो इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है। उसको अच्छा कह लीजिए, लॉन्ग रन में मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज हमारा 40% प्रॉफिट जो आता है कंपनीज का, वो आता है ये टेक्नोलॉजी, फार्मा और ये सब स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह से। मोस्टली आई वुड से टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है इसमें, बाकी फार्मा वेरी करता रहता है। उसमें विवेक वो एक्सपोर्ट थीम पर चलता है, तो वो तब अच्छा करते हैं जब यूएस अच्छा करता है। तो इट्स जस्ट काउंटर सिक्लिकल टू इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन हम बोले यार मार्केट अच्छा कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये 4 बिगीज टेक्नोलॉजी के अच्छा कर रहे हैं बिकॉज यूएस अच्छा कर रहा है। इवन मोर सो जब करेंसी गिरती है तो दे लव इट, बिकॉज उनके प्रॉफिट्स और बढ़ जाते हैं। तो इस समय जैसे अब टेक्नोलॉजी डिस्पाइट हाई मल्टीपल्स पीपल आर सेइंग फिर भी सेफ है, बिकॉज करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो फिर भी उनको फायदा होगा। उधर है हमारा कोर इकोनॉमी, जो कोर इकोनॉमी हमारा चलता है हमारा बैंकिंग पे, ऑटो पे, इंडस्ट्रियल्स पे, वो सब पे, वो विवेक थोड़ा वीक चल रहा है। विवेक उसमें हमें जो लेंडिंग ग्रोथ चाहिए डोमेस्टिक इकोनॉमी में, विवेक वो डबल डिजिट ग्रोथ हमने काफी टाइम से नहीं देखी है। और जब तक लेंडिंग नहीं होगी तो वो एक लीड इंडिकेटर है विवेक के, आगे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, और फिर वो अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट में भी वो रिफ्लेक्ट करता है विवेक। तो ये 2-3 हेडविंड्स है विवेक। इसको वन एक स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी में आप मार्केट को डिवाइड करें, और दूसरा है विवेक मल्टीपल्स विच आर प्योरली अ फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी, कितना पैसा है लोगों के पास लगाने के लिए। कोविड के टाइम पे ज्यादा वैल्यूएशन ऐसे बने विवेक क्योंकि पैसा बहुत घूम रहा था। तो आप वही यूनिलीवर के स्टॉक को आप देखिए 25 के मल्टीपल पे ले सकते हैं, लेकिन वही 50 पे भी लोग ले रहे थे। कंपनी के प्रॉफिट तो नहीं बढ़े, लेकिन मल्टीपल्स आपने चेंज कर दिए। ये हमने ब्यूटीफुली होते देखा आईटी कंपनीज में अभी, कि वही कंपनीज हैं थोड़े प्रॉफिट बढ़े लेकिन मल्टीपल्स एकदम डबल हो गए। तो ये मल्टीपल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सेंटिमेंट के ऊपर, और सेंटिमेंट्स अगर खराब होंगे विवेक तो वो अभी वो थोड़ा हेडविंड्स दिख रहे हैं विवेक के, इट जस्ट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। इकोनॉमी की रोबस्टनेस है लेकिन उस पर काम करना है, लेकिन बहुत मैजिकल ग्रोथ नहीं है यहाँ से, तो थोड़ा वही 10 से 12% की उम्मीद करके चले। बट आई थिंक वो बुरा नहीं है, और अगर लार्ज कैप में रहे तो वो बुरी नहीं है, कंसिडरिंग के इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा, राइट। तो ये वाली कहानी है विवेक। एक और सेंसिटिव पॉइंट है, वो बहुत कम लोग टच करते हैं। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। गेम ऐसे है कि वो एक मैच उसको ले लीजिए बिटवीन एफआईआई एंड डीआईआई। वो बेच रहे हैं उतना ही जितना एफआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। अब 11-12 हजार करोड़ का सिप हर महीने आता है, उसके अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, करीब तो 15 से 20 हजार करोड़ इक्विटी में लग जाता है हर महीने। वो इंश्योरेंस कंपनीज का मिला लीजिए पैसा आप, राइट, तो उनका भी पैसा है। अभी एक अवेयरनेस बहुत इन्वेस्टर्स में आई है कि एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड सही है, राइट, बहुत सारी, और इसमें कोई गलत बुराई नहीं है। लेकिन एक स्टेज होती है, और ये यूएस में भी बहुत अर्ली ऑन आई, अर्ली 80s में आई, जब हर चीज चली थी और बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, और उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी हुई बिफोर टेक्नोलॉजी फर्म्स ने उसको पिकअप किया। वो ये होता है विवेक कि एक अल्टीमेटली एक वही स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर अर्निंग्स है, उस पर आपका मार्केट का वैल्यूएशन है। ये इक्वेशन को आप इसके आगे पीछे दौड़ सकते हैं, लेकिन इसके बहुत आगे चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस पुल करके वापस बुलाएंगी। तो विवेक ये हो रहा है कि हम एक पॉइंट पे बहुत अच्छी बात है कि इंडियन इन्वेस्टर्स पैसा पुल कर रहे हैं मार्केट में, एसआईपीस कर रहे हैं, पर देखिए इकोनॉमी को ग्रो करना और कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम आप अपनी ही चीज को और महंगे में खरीद रहे हैं। कुछ हद तक विवेक मुझे लगता है कि इस बार एफआईआई थोड़ा सा स्मार्ट खेल रहे हैं, वो महंगा माल पकड़ा के जा रहे हैं, और इंडियन इन्वेस्टर जिसको जो, और एसआईपी देखिए बहुत अच्छा काम करता है जब मार्केट राइजिंग हो, लेकिन अगर वो फ्लैट मार्केट चलता है ना विवेक, तो वो एसआईपी आप उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो रियर व्यू मिरर है, इसको बोलते हैं पास्ट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर। थोड़ा मुझे लगता है कि हमें अपनी इकोनॉमी पे ग्रोथ पे उस पर ध्यान ज्यादा देना होगा, और नहीं तो थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ेगा सेक्टर्स में। अदरवाइज 10 से 12% के रिटर्न्स मिलेंगे विवेक, वो ठीक है। और ये सारे हेडविंड्स हैं कुल मिला के विवेक, जो कि आपको सस्ता भी कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, क्योंकि सस्ता इसलिए नहीं मिलेगा, इतना 4000 करोड़ महीने में वो एवरी डे अगर मार्केट में इन्वेस्ट होगा 3000, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फिगर्स, राइट, पर महीने में 20,000 25,000 करोड़ डीआईआईज डालेंगे तो कंपनीज के प्रॉफिट उतना जल्दी नहीं बदल रहे हैं, लेकिन वहां पे महंगा होती रहेंगी चीजें। तो वही है कि जैसे आपको कभी सस्ते नहीं मिल रहे, ये कंज्यूमर कंपनीज चल रहे हैं महंगे, लेकिन अपसाइड कैप हो जाती है विवेक, ऐसा लगता है मुझे। सो अनुराग, मैं ना आपसे थोड़े एफआईआईज के माइंडसेट के बारे में समझना चाहूंगा कि भाई देयर आर एफआईआईज हु आर एग्जिटिंग इंडिया, एंड अगर अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो
तकरीबन 20% एफआईज ओन करते हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स को, और मैक्सिमम जो होंगे वो निफ्टी 50 में ही होंगे, जो बड़े वाले हैं। अब आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक देखें तो ये तो लार्जली फॉरेन कंपनीज ही हैं, क्योंकि ज्यादातर तो गोरे उनको ओन करते हैं। तो जब ये एग्जिट करते हैं, इनके लिए कितना टफ कॉल होता होगा कि यार ये इंडिया के बड़ी कंपनीज में हम कैसे एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में मिनिमम एक्सपोजर तो रखेंगे वो लोग भी, चाहे वो एमएससीआई के कारण रखते होंगे या एक उनका भी मैंडेट होता होगा ना कि भाई इतना परसेंटेज तो तुमको इंडिया में रहना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट सरप्राइज इंडिया कैन आल्सो गिव। तो ये लोग जब एग्जिट करते हैं तो ये लोग कौन सा बास्केट को लिक्विडेट करते हैं, बड़ी कंपनीज वालों को, न उसके नीचे में जो से निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 500 में से जिस कंपनीज में जहां उनको लगता है कि वैसे अच्छे हेडविंड्स नहीं आ रहे तो इनमें से तो निकलो। तो विवेक देखिए, मेजरली जो इनके फंड्स होते हैं उनका फ्लेवर जो होता है वो लार्ज कैप की तरफ ही रहता है, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उसको इंडियन कंपनीज को लार्ज कैप भी कह देते हैं, लेकिन अगर वो 3-4 बिलियन डॉलर की कंपनी है वो इंडिया में बहुत बड़ी दिखती है, और हम ये टाइटन्स वगैरह की बात करें हम देखते हैं पता नहीं कितने बड़े हो गए, लेकिन अल्टीमेटली छोटी कंपनीज है अगर हम ग्लोबल नैरेटिव के हिसाब से देखें तो उनके वो स्प्रेडशीट में वो काफी डेसिमल्स में कई बार कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, तो वो बेसिकली दे लाइक टू फोकस ऑन लार्ज कैप। एचडीएफसी बैंक को देखें तो वो काफी साइजेबल है, अगर उसका मार्केट कैप देखें तो आप करीब वो कितना 6-7 लाख करोड़, राइट, वो 120 बिलियन डॉलर्स करीब पहुंचता है। यहाँ पे आप बैंक ऑफ अमेरिका देखें तो 350-400 बिलियन डॉलर है, तो इतना छोटा नहीं है, ये बैंक्स काफी साइजेबल हैं। बट जो इनके लिए काम कर रही है स्टोरी वो ये है कि सारा वैल्यू इन्हीं 4-5 बैंक्स में आ रहा है इंडिया में। तो विवेक एक साइज फटीग होता है। आपका एक क्वेश्चन का आंसर कि क्या ये पूरा निल तो नहीं कर सकते, वो बात ठीक है, बट आई थिंक ये स्पेशल अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स चल रहे हैं जिसमें अभी इतने इजी लिक्विडिटी से हम आ रहे हैं रेट हाइक की तरफ, प्लस ये वॉर का नहीं होता तो देखिए एक इकोनॉमिक्स का व्यू दिया जा सकता था। अभी इकोनॉमिक्स इसमें फेल हो रही है बिकॉज ये इस तरह की पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स आ रही है, और वो हमने बात की पहले, तो इस पे डायरेक्ट लेंस लगाना वो आएंगे वापस हो सकता है, राइट, बट ये जियो पॉलिटिक्स के सेटलमेंट के बाद आएंगे, बिकॉज इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा हिट होती हैं, वो आपका एक्सचेंज रेट है एक, और आपके मैक्रोज कंट्री के हिल जाते हैं, तो वो आई थिंक उसके बिना विवेक इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो ये अभी तो इमर्जिंग मार्केट से फ्लाइट चलेगी, तब जैसा कि आई थिंक मैंने एक डिस्कशन में सुना, आई थिंक रामदेव जी कह रहे थे या मेरे ख्याल से नीलेश आई थिंक कह रहे थे कि तब शायद हम महंगे में अपना माल उनको टिका देंगे, राइट, और मेरे ख्याल से बड़ा स्मार्ट होगा ये, राइट, बट इसमें क्या करना होगा कि ये हमें अपनी इकोनॉमी पे और अपने कोर उस पे फोकस करना होगा, बैंक्स की लेंडिंग बढ़नी होगी, रोबस्ट फंडामेंटल्स हैं, मोदी जी को बहुत अच्छा मैंडेट मिला है, तकरीबन लग रहा है 2000, तो आई थिंक एटलीस्ट वो एडवर्स न्यूज नहीं आई, बुरी न्यूज आई थी तो बहुत खराब होता कि यार देखिए तो अनस्टेबिलिटी आ गई पॉलिटिकली, लेकिन अभी लग रहा है कि रोड साफ है 7-8 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये रिफॉर्म्स पे फोकस करें तो फिर वहां से ग्रोथ इकोनॉमी को जनरेट करनी पड़ेगी, इकोनॉमी में जनरेट होगी विवेक तो वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती दिखेगी, वो आपके 2 व्हीलर्स और ऑटो सेल्स बढ़ते दिखेंगे, आपके हाउसिंग बढ़ती दिखेगी। बट विवेक, टू आंसर योर पॉइंट, अगर वहां पे भी ग्रोथ स्लगिश दिखती है ना, फिर दिखता है कि यार फिर ये बनेगा कैसे, राइट, तो जैसे जिसको हम बोलते हैं कि वो हम अपने आप को ओवर वैल्यू नहीं करते जा सकते। एक वो हम टॉम एंड जेरी देखते थे ना, जिसमें बड़ा फेमस है उसमें कार्टून में कि वो क्लिफ पे दौड़ते हैं तो वो दौड़ने के बाद 3-4 कदम आगे निकल जाते हैं हवा में, वो जब देखते हैं कि नीचे फ्लोर नहीं है तो वो गिर पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा आईपीओ के साथ हुआ, जो लोग इन्वेस्टर्स जस्ट दे रन अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, तो ये इकोनॉमी से आगे नहीं भाग सकते हैं हम। अभी मेरी सलाह यही होगी कि देखिए ब्रिक्स में सब कंट्रीज गिर चुके हैं, देखिए चाइना अलग अलग है, लेकिन इंडिया रोबस्ट है, इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 10 से 12% की उम्मीद रखिए, और ये बाय एट एनी प्राइस वाले फंडे पे नहीं चलिए, देखिए ये कहीं नहीं चलता है, वो ये बहुत लोग प्रोपेल करते हैं, कुछ टाइम के लिए चलता है, और जो चलता भी है तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो अजम्पशन ये कर रहे हैं कि देखिए पिछले 30 साल से 15% का कैगर, 20% का कैगर दे रहा है प्रॉफिट में, 15 का अर्निंग पर शेयर दे रहा है, व्हाटएवर ग्रोथ, और ये अगले 30 साल भी चलेगी। अब ये तो बहुत बड़ा अजम्पशन है विवेक। That's true. ये अजम्पशन है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, 80 का पी जस्टिफाइड है, लेकिन क्या अगले 30 साल की ग्रोथ में प्राइस इन कर सकता हूँ या अगले 2 साल नहीं दिख रहे हैं? सही बात। तो अभी आप
but towards the end we have kind of discussed कि एक आपने रोड मैप बताया है कि इन्वेस्टर को कि भैया रियलिस्टिक हो जाओ, 10-12% भी आ जाए तो उससे संतुष्ट रह जाओ, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इट्स गुड ओनली, क्योंकि लास्ट 2 साल में अच्छा रिटर्न मिल गया है सबको. आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, बिकॉज यू आर मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी एंड आई नो हाउ इट इज टफ टू मैनेज अदर पीपल्स मनी, तो अगर मैं इस पे थोड़ा सा आपको बोलूं, बिफोर वी एंड दिस वन, कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप क्या फॉलो करते हैं, एंड इज दैट प्रोसेस इज relevant for a normal person also to adopt? परफेक्ट. ओके, तो वो एक बहुत अच्छा सेगमेंट है आई थिंक एंड करने के लिए, और 4-5 पॉइंटर्स मैं इसमें रखता हूँ. वन, आई थिंक ये अप्रोच अब तक लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर, बट इट डजंट मीन कि मैं एप्पल नहीं खरीदूंगा क्योंकि देखिए जी 30 का मल्टीपल आ गया, मे बी वो जस्टिफाइड है 30 के मल्टीपल पे, क्योंकि वो कुछ इनोवेटिव लाता है और वो प्राइस डायनामिक्स चेंज कर देता है. वही 200 का आईफोन था, 400 का आईफोन है, अब 800 का आईफोन हम खरीद रहे हैं और पलक नहीं झपक रहे हैं लोग. और तो आई थिंक ये डायनामिक देखना होता है. तो मेरा अप्रोच है विवेक, वैल्यू एट फेयर प्राइस. आई थिंक तो आज के माहौल में आपको वो कंपनी भी नहीं मिलेगी कि देखिए बुक वैल्यू का 10% मिल गया, अनलेस कोई बैंकरप्ट होने वाली हो. तो वैल्यू एट फेयर प्राइस आपको हमेशा देखना होता है. ये मेरा बाय डिसिप्लिन है, that I look at value, and that's why I've avoided all of these companies which have fallen by 70%, 80%, because वो उनमें तो profits थे ही नहीं, और ये सब avoid कर देते हैं आप फ्रॉथ. एंड परसिस्टेंस उसमें, आई मीन आपको पेशेंस रखना होता है, बट करीब 2-3 साल में ये वैल्यू का साइकिल चर्न होता है. सेकंड इज अर्निंग ग्रोथ एंड मार्केट डोमिनेंस. ये जरूर देखता हूं मैं, और वैल्यू माइग्रेशन देखता हूं सेक्टर्स में. तो कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहां पर एक वैल्यू माइग्रेशन होता है रियली. इसका बेस्ट एग्जांपल विवेक, हमारे इंडियन बैंक्स कॉन्स्टेंटली प्राइवेट, वो रेशो 10-90 था, 20-80 हुआ. वो कॉन्स्टेंटली जो एसेट्स हैं और जो डिपॉजिट्स हैं प्राइवेट बैंक के साथ वर्सेस ऑल पीएसयू बैंक्स, वो रेशो कॉन्स्टेंटली मूव होता जा रहा है. अभी वो 40-60 पर है, मेरे ख्याल से वो 50-50 हो जाएगा. देखिए नई जनरेशन आ रही है, इनको इतना लगाव नहीं है पंजाब नेशनल बैंक से और एसबीआई से. इनके पास वो लेगेसीज नहीं है. दे वांट स्मार्ट बैंकिंग, दे वांट इजी मनी, दे वांट कन्वीनियंस, दे वांट इंटरनेट, एवरीथिंग, राइट. सो वो मिलता है. ये वैल्यू माइग्रेशन बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई द रीजन आई थिंक सम ऑफ दिस व्हाई पब्लिक सेक्टर लूजेस शेयर एंड प्राइवेट सेक्टर गेन्स. आई थिंक इस स्टोरी पर मैं फोकस करता हूँ, वो देखना चाहिए. सेक्टर री-रेटिंग्स एंड एक्सपेंशंस होते हैं विवेक, आई थिंक उस पर बड़ा ध्यान देना होता है. एक अभी तो कोविड के बाद में उनका सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई, बट अगर आप ध्यान दें तो एविएशन सेक्टर की री-रेटिंग हुई इन टर्म्स ऑफ इन बिटवीन 2013, 14, 15, बिकॉज सेक्टर्स में सब छटनी होकर के बहुत कम प्लेयर्स बचे थे और पीईज इतने सस्ते थे, प्लस ऑयल में डिप आ गया. एंड वो फंडामेंटल डिप था बिकॉज यूएस ने अपने शेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था. तो ऑयल कॉन्स्टेंटली अबाउट $70-80-90 की बजाय वो 30-40 पे कॉन्स्टेंटली काफी टाइम चलाता था, विच वर्क्स फॉर एविएशन कंपनीज. अगर आपने ठीक पकड़ा हो तो लोगों ने इंडिगो, स्पाइस जेट में अच्छी ग्रोथ देखी है. नॉट अ रिकमेंडेशन एंड फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट वी डिस्कस, बट पॉइंटर्स है कि कहां आपको ढूंढना होता है, राइट. तो एक then is a turnaround story, like some of these companies are turnaround stories, like SpiceJet was a turnaround story. Now you could have seen it that it's this guy at the helm, the ownership has changed from Marans to Ajay, saying they were draining it as a different for different purposes. Value migration and turnaround stories happen within banking. You can see them you can see them sometimes. I think in auto so much. I think maybe TVS was a turnaround story. You can see some examples, right? You can figure out कि यहाँ पर एक सेक्टर अच्छा चल रहा है लेकिन ये टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है और फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं. तो ये स्पेशल टर्न अराउंड सिचुएशन विवेक एक ये अपॉर्चुनिटी बनती है. दूसरा होता है विवेक, ये एक्सूबरेंस में नहीं आना होता. ये जब अगर 70-80 का बच चुका है, ये मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है. अगर ये यूनिलीवर अगर ग्रोथ 4-5% का देता है और अगर 80 के पीई पे ट्रेड करता है और मैं मार्केट देख रहा हूँ कि ऐसा उनको कोई इमीडिएट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो विवेक फिर वो बेचने का भी टाइम आ जाता है. अब हो सकता है अगले 2 साल और चल जाए. देखिए एशियन पेंट्स चला, यूनिलीवर चला, लेकिन अब वो नीचे भी आ रहे हैं. देखिए तो ये मॉडरेशन भी होता है, मीन रिवर्जन होता है. तो आई थिंक ब्रॉडली विवेक मैं इस पर स्टिक करता हूँ. आई डोंट माइंड फास्ट ग्रोइंग कंपनीज एंड हाई मल्टीपल्स, बट उसको ग्रोथ के साथ लिंक करके देखता हूं मैं. अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर हाई मल्टीपल्स तो वही है कि आप महंगे में खरीदते रहिए, लिक्विडिटी है तो तब तक चलेगा मामला. तो ब्रॉडली आई थिंक तकरीबन ये है. और एक फाइनल मैंने बोला विवेक, मैं हर चीज को मिडिल क्लास पेनिट्रेशन पे देखता हूँ, विच इज दैट ये इंडिया का 200-300 मिलियन का मार्केट है. 1.4 बिलियन में उसको कभी भी एक्सपैंड ना करें और वो पोटेंशियल ना निकालें विवेक.
एंड हु इज द सेलर बाय द वे विवेक? कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आता है, कहां से कौन बेच रहा है और हु इज द सेलर, आई थिंक ये जरूरी है विवेक. So broadly, I think within this, I would say that Vivek, investors can find opportunity. सही है. सिंपल है बट इजी नहीं है विवेक. हाँ, वही मैं यही बोलने वाला था. मैं भी ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट it's not easy to practice. सिंपल है, इजी नहीं है. हाँ, Amazon को 90% गिर के उस पे टिके रहना 15 साल, सिंपल है, इजी नहीं है. सही है. बट एक मैं जस्ट एक बिफोर वी एंटर्स कि सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं जो टर्न अराउंड बन सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल बना कुछ महीने पहले, जैसे शुगर बन गया अचानक से. तो इन सब में आप अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढते हैं बिकॉज इनमें पैसे बहुत जल्दी बनते हैं. हाँ, तो विवेक वो एक बहुत अच्छा, ओके, आई थिंक ये पॉइंट हमसे मिस हो गया विवेक. आई थिंक जब FIIs देखते हैं, एक ना कंट्री स्पेसिफिक एक लर्निंग्स होती है और उनको भी हमें और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी देखना चाहिए. और देखिए, और वो एक गलती को ना दोबारा उसमें फंडामेंटली समझ लेना चाहिए कि ये मार्केट इस चीज के लिए मैच्योर नहीं है. इंडिया में इंफ्रा कंपनीज में पैसे नहीं बनते हैं, वो उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशंस इतने ज्यादा हैं कि कहीं ना कहीं वो लॉक फंस जाता है. और सिमिलरली रियल एस्टेट कंपनीज वो अपने लिए पैसे बना लेंगे और उसमें से निकाल भी लेंगे, बट वो बैलेंस शीट पे पैसे नहीं बनेंगे, P&L पे नहीं दिखेंगे कभी विवेक. तो ये कुछ लर्निंग्स हैं जो लोगों ने कर ली हैं, इसको दोबारा ना दोहराएं. इंडिया में इंफ्रा सेक्टर अभी भी, चाहे हमारे बाकी सब रिफॉर्म्स हो गए हैं, लेकिन जो रियल ग्राउंड पर इकोनॉमी है, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर राज, वो तकरीबन ज्यों का त्यों है. उसको पॉलिटिकल क्लास अभी छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए वहां पर पैसे नहीं बनते हैं. तो वहां पर वो गलतियां विवेक, मैं उस सेक्टर पे रहता हूं जो कि हमारे बड़े ऑर्गेनाइज्ड है और जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम है. ये हमारे फाइनेंशियल्स हैं विवेक, जहां पे एक रोड सेट हो चुका है. ये हमारा टेक्नोलॉजी है जो कि लार्जली एक्सपोर्ट थिंग पे काम करता है. ये हमारा कंज्यूमर कंपनीज हैं और इनमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनीज हैं, ड्यूरेबल्स हैं, ऑटो कंपनीज हैं, ये सब है. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं, राइट, जिसमें आपका टाइटन्स और एशियन पेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज, ये सारे लोग आ जाते हैं. इसमें रहे स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है, सरप्राइजेस नहीं है, और कोई गवर्नमेंट से पेच नहीं उलझते हैं इनमें विवेक, और कंज्यूमर ड्रिवन है, राइट. तो इसमें क्या है ना, रिस्क नहीं होते हैं. जहां आप उसके अलावा जो चीजों पे जा रहे हैं ना विवेक, वो फिर हमें ये रियलाइज करना होगा कि हम अभी वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं बने, वो हमें अभी समय लगेगा. तो उस पर हम बेट करके पैसे ना गवाएं. इवन एविएशन मैंने बात कर दी, लेकिन सेक्टर इज फ्रॉट विद इश्यूज. मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि इतने सारे प्लेयर इतना क्यों कूद रहे हैं जबकि उसमें उतने पैसे नहीं बनते. और कॉन्स्टेंटली एक पजल रहा है कि व्हाई अ सहारा हैड टू ओपन एयरलाइन, व्हाई एवरी पॉलिटिकल पर्सन हैड टू ओपन एयरलाइन. कुछ तो है इस सेक्टर में विवेक जो बैलेंस शीट में नहीं दिखता है लेकिन होता है पीछे से, राइट. तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स पैसा बना जाते हैं लेकिन इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं बनते. तो इन सेक्टर से विवेक मैं दूर रहता हूँ. इमर्जिंग मार्केट्स में ये बहुत जरूरी है विवेक, हम अपने कंट्री की स्ट्रेंथ को जाने, क्योंकि पैसे लगाने की बात है विवेक. मैं इंडियन एट हार्ट, स्टिल होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट, बट पैसे अगर मुझे लगाने तो वो मैं थोड़ा समझ के लगाऊंगा, क्योंकि वो पैसे तो मेरे ही होंगे विवेक और इन्वेस्टर्स के होंगे. एब्सोल्युटली अमेजिंग. मन तो नहीं कर रहा बंद करने को, बट पहला बंद करेंगे तभी बाद में दूसरे की तैयारी करेंगे. तो अनुराग, इट वाज अमेजिंग. मतलब जो मेरा जो एफर्ट था आपको देखना, आपको टच में आना आपसे, और आप ऑब्वियसली तुरंत एक्नॉलेज किए एंड यू एक्सेप्टेड दिस इनविटेशन. तो इट वाज टोटली वर्थ इट बिकॉज दिस इज रियली यूनिक कंटेंट. एंड मुझे 100% यकीन है कि लॉट ऑफ पीपल विल गेट देयर माइंड ओपन with a very different perspective from you. Anurag, thank you so much. Thank you so much, Vivek. Appreciate this honor. I think it's a pleasure, and I'm not used to this kind of, and I'm really not a celebrity, but I appreciate whatever respect people give me, and if they appreciate my thoughts, I think nothing is more important. I'm sure people will love you as well. Thank you, and goodbye. Take care.